Good evening, everyone, and welcome to the orientation session for June 2024 एग्जाम। रोहित, आपके मैसेज का एकदम से उस पॉइंट पे एंट्री हुई जब मैं यूं हो गई थी तो मैं पढ़ने लग गई बीच में कि मुझे चालू करना है ना। जवाब देती हूँ बेटा, डोंट वरी। दिस इज अ क्वेश्चन जो मैं वैसे भी आंसर कर सकती हूँ। ठीक है, पहले ओरिएंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो ओरिएंटेशन में क्या होने वाला है, मेजॉरिटी लोग, आप लोग मुझे नहीं जानते, तो मेरा कुछ इंट्रोडक्शन होने वाला है। आप लोगों ने मुझे यूट्यूब पे ही देखा है, आज लाइव आप मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अबाउट दी सिस्टम्स। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं। एंड देन हम पढ़ाई कैसे करेंगे इस पेपर की, उस बारे में भी बताऊंगी। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, फिर पेपर पे जाऊंगी, फिर क्लासेस पे जाऊंगी। सबसे पहली चीज, हु एम आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट। आई क्लियर्ड माई सीए इन 2007, यानी आने वाले 2-3 साल में मैं 20 ईयर ओल्ड चार्टेड अकाउंटेंट कहलाऊंगी। तो आई क्लियर्ड माई सीए फाइनल इन वन शॉट। लेकिन आईपीसीसी करने में ना मुझे भी एक झटका लगा था। मैं इसलिए अपने सारे स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि यार फेलियर से मत डरो। ऐसा नहीं है कि आज हम अगर सक्सेसफुल हैं तो हम हमेशा एक एक अटेम्प्ट में क्लियर हुए होंगे। नहीं, रिजल्ट में पास होना फेल होना आपके करियर की ग्रोथ को सिर्फ शुरू में थोड़ा बहुत इंपैक्ट कर सकता है, बट लाइफ बर्बाद नहीं करता। इसलिए तुम सब बच्चे, अभी जितने भी लोग अपनी जर्नी एसएससी की चालू कर रहे हो, सबसे पहली चीज तो यही दिमाग में रखना, तुम्हें ये जर्नी कंप्लीट करनी है। मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो डिमोरलाइज हो जाते हैं कि यार अब तो मैं फेल हो गया, अब तो मेरा करियर इस डिग्री में भी नहीं बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी डिग्री हमें बहुत कुछ सिखाती है। उस सीखने के बेसिस पे हम जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, एंड दैट डिसाइड्स कि हम उसमें सक्सेसफुल होने वाले हैं या फिर सक्सेसफुल नहीं होने वाले। ठीक है, सो मेरा सीए फाइनल इट वाज वन शॉट क्लियर। मैं कुछ 13 मार्क्स से ऑल इंडिया रैंक से रह गई थी, बट आई एम अ राजस्थान टॉपर। लेकिन हाँ, उसके बाद में थोड़े से मेरी लाइफ के मैंने बहुत गलत डिसीजंस लिए। मैंने उसके बाद में एमबीए भी करी फाइनेंस में, फिर मैंने मास्टर्स भी करी अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में और अब मैं एसीसी एस्पिरेंट भी हूँ। सो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे सिर्फ 4 ही पी लेवल के पेपर देने हैं, जिसमें से मैंने 2 पेपर दे दिए। अभी मेरे 2 पेंडिंग है, तो वो पेंडिंग इसलिए चल रहे हैं यार, जिस टाइम मेरे स्टूडेंट्स को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसी टाइम मैं एग्जाम देने नहीं जा सकती। तो वो मुझे पेपर देना बड़ा भारी पड़ रहा है, बट करूंगी, डिग्री तो पूरी करूंगी। एसीसी वांट्स मी टू कंप्लीट दिस, तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो ये तो मेरी डिग्रीज एंड क्वालिफिकेशंस पे बात आती है। नेक्स्ट आई कम टू मैंने अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ा है। तो अगर सच बात बताऊं तो मैं तो बहुत ही कंफ्यूज्ड रही हूँ अपनी लाइफ में इनिशियल ईयर्स में। आई जॉइंड ईवाई इनटू डायरेक्ट टैक्स एडवाइजरी, थिंकिंग कि अब तो मैं यहां से ना पार्टनर बन के रिटायर होंगी। कंफ्यूजन नंबर 1, व्हाई? बिकॉज एवरीबडी टोल्ड मी जिंदगी बन जाती है। किसी ने ये नहीं बताया कि आपकी जिंदगी वहां बनती है जहां पे आपको काम करने में मजा आता है। और मैं सच बात बोलूं तो मैं बहुत पढ़ाकू स्टूडेंट नहीं थी। मतलब ठीक है, सीए फाइनल में मेरे नंबर अच्छे आए थे, तो मैं क्लियरली ये नहीं बोलती कि भाई मैं 15 घंटे पढ़ती थी, नहीं। लेकिन मैंने 10 महीने 7-7 घंटे पढ़ाई करी होगी। सो मैं बैलेंस्ड पढ़ी हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं थी जो बहुत ज्यादा एक ही स्ट्रेच में या फिर लंबा पढ़ सकते हैं, वो अपने बस का नहीं है। तो वहां पे भी एक ये एक्सपेक्टेशन थी कि यार मैं सीए बन गई। आई वॉज हैप्पी नॉट बिकॉज आई क्वालिफाइड समथिंग, आई वॉज हैप्पी कि पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ये जो साइकोलॉजी थी, इसके बाद में किसी ने बताया नहीं कि टैक्स प्रोफाइल में आपकी अगर ग्रोथ बहुत होती है तो आपको पढ़ना बहुत होता है। क्योंकि आप बार बार एक्ट रेफर करते हो, आप बार बार लॉ पढ़ते हो। अब जब वो पढ़ना पड़ रहा था तो समझ में आ गई थी कि भाई ये सब जो लोग बोलते हैं ना कि आप तो ईवाई में बहुत ऊपर जाओगे, मैं ऊपर की बजाय बाहर जाना प्रेफर करने लगी। माई मिस्टेक नंबर 1, अपनी खुद की कैपेबिलिटीज को रियलाइज करे बिना आई टुक अ कॉल एंड देन स्टार्टेड ड्रीमिंग कि मैं तो यहां से सीधा पार्टनर ही बन के निकलूंगी। बट वो मेरे लिए नहीं था, एंड आई कुड रियलाइज दैट इन कपल ऑफ इयर्स कि यार ये मेरे को मजा ही नहीं आ रहा है। आई मीन आई एम जस्ट क्राइंग ऑल द टाइम स्टडिंग द एक्ट, इधर भी एक्ट उधर भी एक्ट, सब जगह एक्ट ही एक्ट एक्ट। वहां से मैंने ली एग्जिट और फिर चालू किया सही डिसीजंस लेना। बहुत हार्श, ट्रूली स्पीकिंग, लीविंग अ जॉब विद अ बिग फोर एंड देन एंटरिंग इनटू टीचिंग लाइन वाज समथिंग। लोगों ने बहुत बातें बनाई, बहुत बातें बनाई, इसको तो नौकरी से निकाला होगा,
पक्का झेल नहीं पा रही होगी, पक्का बॉस इससे दुखी होंगे, बहुत इफ्स एंड बट्स। बिकॉज इट्स रियली वेरी अनबिलीवेबल कि आप सडनली 14-15 लाख के पैकेज से उतर के आप 8-9 लाख में भी कॉलेज में भी पढ़ाने के लिए तैयार हो रहे हो। बट आई डिड दैट एंड इट वॉज द टफेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ। लेकिन मुझे बिल्कुल भी ना दुख नहीं हो रहा था। एंड दैट वाज द टाइम आई रियलाइज कि नहीं यार, अब की बार मैंने फैसला ठीक लिया है, इस बार मेरी डिसीजन मेकिंग गलत नहीं हुई। तो वो डिसीजन मेकिंग धीरे 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 मुझे इस लैडर पे लेती चली आई कि शायद एज ईवाई में टैक्स पार्टनर भी अगर मैं होती तो आज इतनी शायद खुश नहीं होती। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए इट टर्न आउट टू बी अ पैशन। द फर्स्ट set of bigger trainings which I started taking was with ICAI. I was their on board trainer. इनके एक GMCS होती है, और GMCS मैंने इतनी सारी ली है कि अप्रोक्सीमेटली शायद 98,000 या 1 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स की मैंने ट्रेनिंग ली होगी। तो वहां से ऐसा लगने लगा कि मे बी इट्स नॉट अबाउट मनी। ये मनी का फैक्टर ना जवानी में बहुत करता है, बट उसके बाद में समझ में आ जाती है कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम वही करो जो तुम्हारे बस का है। एंड दिस वाज समथिंग विच वाज मेरे बस का। देन आई एंटर्ड इनटू ACCA व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद ISDC. ISDC, I was heading their training department for 3 zones of India: North India, West India and East India. मेरा रोल होता था ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देना, जो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। मैं स्टूडेंट्स के साथ टच में आई। IIS यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, ग्राफिक विरा यूनिवर्सिटी, इनके कुछ स्टूडेंट्स को एक बार जब पढ़ाने का नशा लगा, फिर समझ में आया कि नहीं यार, हेड बनने में मजा नहीं आ रहा, ट्रेनिंग कैसे की जाए। I left ISDC and then became a part of ZEL, where I was taking the trainings for students. वहां फाइनली जाके समझ में आया कि पावर छोड़नी पड़ेगी अगर पढ़ाना है तो, और ऑन ग्राउंड एज अ ट्रेनर उतरना पड़ेगा इफ आई रियली वांट टू टीच। तो जेल के साथ, VGLD के साथ आई टॉट मल्टीपल पेपर्स, इवन ISDC के साथ भी आई यूज्ड टू टेक ट्रेनिंग्स देन। तो ये मिक्स बैग ऑफ पेपर्स हो गया। और इन द मीन टाइम साथ साथ ही चलता रहा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स। तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में बीट आदित्य बिरला कैपिटल, मेट लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, इनकी मैंने कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स ली, कुछ IFRS पे थी, कुछ टैक्स लॉस पे थी। तो अलग अलग डोमेन में अब मैंने पैर हमेशा अपने घुसाए रखे। एंड जब ये कोविड हिट हुआ तो थोड़ा सा कुछ बच्चों ने बोला कि मैम, पेरेंट्स की जॉब चली गई, किसी के बिजनेस बंद हो गए, एंड देवर इन अ पोजिशन कि अब फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो वी आर जस्ट प्लानिंग टू लीव ACCA। तो आई एम अ जाट, और जाट भी सटक गई उस टाइम कि नहीं तुम लोग छोड़ो मत, आई विल टीच यू एट हाफ द कोचिंग फीस विच यू आर पेइंग टू एनी अदर लर्निंग पार्टनर। एंड दैट वाज द इंसेप्शन ऑफ वैल्यू एजुकेशन। उसके बाद तो मतलब लिटरली द सपोर्ट विच स्टूडेंट्स गेव मी वो इतना इमेंस था कि मैं उससे बाहर निकल ही नहीं पाई। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स वर वेरी वेरी हाई पेइंग, बट सामने स्टूडेंट्स नहीं होते तो एक वो मजा नहीं आता। सो दैट थिंग स्टार्टेड हिटिंग, एंड सिंस लास्ट 3 years वैल्यू एजुकेशन हैज टर्न्ड फ्रॉम सिल्वर लर्निंग पार्टनर टू गोल्ड लर्निंग पार्टनर ऑफ ACCA। तो ACCA के जो अप्रूवल के लैडर्स हैं वो क्रॉस करते करते हम गोल्ड लर्निंग पार्टनर में हैं, और थोड़ा सा उससे आगे जाने की न्यूज भी बहुत जल्दी आने वाली है। तो ये जर्नी मेरे लिए आसान बनाई मेरे स्टूडेंट्स ने। अगर मैं ये बोलूं कि यार मैं उनके लिए एक कदम आगे चली थी, वो मेरे लिए 10 कदम आगे चल के आए हैं। सो माई बिगेस्ट ग्रेटिट्यूड एंड हु बिल्ड मी इज माई स्टूडेंट्स। अब ये आप सबको जानना इसलिए जरूरी है कि आप जहां पे भी मार्केट में मेरा नाम देखोगे, वहां पे बच्चों के आंखों में बहुत अफेक्शन देखोगे। उसका कारण ये भी है कि थोड़ा सा मैं भी इमोशनली बहुत कनेक्टेड होती हूँ स्टूडेंट्स के साथ में। तो अगर तुम लोग ज्वाइन करने वाले हो ना, तो डांट पड़ेगी फिर। धंधे कितने नहीं पढ़ाया जाता है यहाँ पे, लगन से पढ़ाया जाता है, और ये सोच के पढ़ाया जाता है कि अगर आज मैंने मेरे बच्चों को नहीं डांटा ना, आई विल नॉट बी हैप्पी कि इनको कोई बाहर वाला आके डांटे। तो मेरे से डांट खाओगे तुम, पुअर रिप्रेजेंटेशन करोगे तो मैं लिखूंगी वहां पे साफ, पुअर प्रेजेंटेशन। अगर तुमने कोई चीज वहां गलत लिखी है, आई विल नॉट यूज चीजी वर्ड्स, आई विल सिंपली से बिगेस्ट एरर यूजिंग दीज वर्ड्स। तो सच्चाई मिलेगी आपको मेरे से। अगर आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि यहाँ पे आप कस्टमर नहीं बनने आ रहे हो, यू आर कमिंग अंडर अ मेंटर जिसको जरूरत पड़ेगी तो डांट भी खानी पड़ेगी।
एंड द आइडिया बिहाइंड दैट इज, मुझे मेरी टीम ही बोलती है कि मैम आप बच्चों को डांटा मत किया करो, ये आएंगी नहीं अपने पास वापस। एंड आई ऑलवेज टेल देम कि अगर उनकी जिंदगी नहीं अगर अपन बना पाए तो आएंगे। उनके बॉसेस कल को ये उनको पलट के बोल देंगे भाई तूने अपनी डिग्री में क्या पढ़ा, तो आएंगे, मेरे पास ना आए चाहे, लेकिन एटलीस्ट मैं वो तैयारी करके भेज दूं कि कोई बाहर वाला इनको ना बोले कि भाई तुमने अपनी डिग्री में क्या किया, डिग्री पढ़ के दी है या किसी और तरीके से की है। आई डोंट वॉन्ट दैट टू बी देयर विद माई स्टूडेंट्स। इसलिए भूमिका बांध रही हूँ कि डांट पड़ेगी तो डांट खाने के लिए तैयार होना, अगर नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, पढ़ते रहोगे तो सब ठीक है, सब बढ़िया। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुम इंटेलिजेंट बनो, लेकिन अपने को मेहनत करनी है। मेहनत छोटी छोटी चीजों में एक प्रोफेशनल डिग्री में बहुत जरूरी होती है, वो बताऊंगी अभी कहाँ जरूरी होगी। तो ये तो था जी मेरे बारे में। अब आपके लिए आती हूँ एज एन इंट्रोडक्शन टू द पेपर। क्यों मैंने तुम लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर दिया, जानने के बावजूद कि तुम आज पहली बार बैठे हो, अगर डर जाओगे तो आधे तो ज्वाइन ही मत नहीं करोगे, मत करो बेटा। लेकिन समझो इस पेपर की रेलेवेंस क्या है, इसमें मुझे इतना स्ट्रिक्ट होने की जरूरत क्यों पड़ती है, तुम्हें तुम्हारा करेक्ट फीडबैक देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। एफआर, इसका नेक्स्ट वर्जन है एसबीआर, जो आपका पी लेवल का पेपर है, कंपल्सरी पेपर है, ऑप्शनल नहीं है कि चाहो तो ले लेना वरना मत लेना। एफआर जो करता है उसी के बेसिस पे ऑडिट का पेपर होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनते हैं पहले आप वो सीखोगे, उसके बाद में चेक करोगे कि ओके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसे होना था लेकिन क्लाइंट ने गलत किया है, यही तो ऑडिटर करता है। यानी अगर एफआर नहीं संभली तो ऑडिट भी नहीं संभलेगी, और अगर ऑडिट नहीं संभली तो ऑप्शनल्स में जो ट्रिपल ए है पी लेवल पे, अगर आपने ट्रिपल ए यूके वर्जन का नहीं किया तो यूके में साइनिंग अथॉरिटी नहीं मिलेगी, यानी एसीसीए करने का ओवरऑल भट्ठा बैठ जाएगा। आप चाहे बिजनेस वैल्यूएशन करो, चाहे आप किसी कंपनी में ऑडिट प्रोफाइल में जाओ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक बिजनेस का इवैल्यूएशन करना हर जगह आना चाहिए। और बिजनेस इवैल्यूएशन स्टार्ट्स विद योर फाइनेंशियल नंबर्स, एंड फाइनेंशियल नंबर्स आर एन एफआर। इसलिए इस पेपर में तुम लोगों को पॉलिश होना बहुत जरूरी होता है। दिस इज योर बेस बिल्डिंग। मेरी बात पे यकीन मत करो, मैं तुम्हें एक जगह लेके चलती हूँ, एसीसी की वेबसाइट आपको दिखाती हूँ, आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं एफआर को इतना क्रिटिकल बोल रही हूँ और वो कैसे बाकी पेपर से जुड़ा हुआ है। इनका एक करियर सेक्शन होता है, जॉब्स होती है कि भाई हमें जॉब्स मिल सकती है क्या, कहाँ मिलेंगी जॉब्स, कैसे मिलेंगी जॉब्स, किन डोमेन्स में मिलेंगी जॉब्स। चलो अपन देखते हैं कि जॉब्स कहाँ मिल सकती है। लोकेशन एक बार मैं डाल देती हूँ, लेट्स सपोज लेट इट बी इंडिया। अश्योरेंस, अश्योरेंस मतलब ऑडिट, अकाउंटिंग बिजनेस आर्किटेक्ट, इंटरनल ऑडिट, पांच में से तीन ऑडिट और अकाउंट से रिलेटेड थी। बिजनेस एनालिस्ट जो क्या देखेगा, बिजनेस को एनालाइज करेगा, एफआर। बिजनेस एनालिस्ट एफआर, मैनेजर अश्योरेंस ऑडिट, बैलेंस शीट सब्सटैंटिएशन एफआर। तो ये तो मैंने पहला ही पेज स्क्रॉल डाउन किया है। सिक्योरिटी फाइनेंस, चलो ये तो कई चीजों का मिक्स हो सकता है। फाइनेंशियल एनालिस्ट अगेन एफआर। ये पहला पेज दिखाया तुम्हें मैंने जिसमें मेजॉरिटी एफआर के बिना प्रोफाइल्स हैंडल हो ही नहीं सकते। आप आगे पेज पलटते रहो, आपको यही मिलते रहेंगे। इसलिए एफआर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए मेरे लिए ज्यादा जरूरी है कि मैं एफआर के बच्चों को एक ट्रू फीडबैक देके प्रोफेशनल डिग्री में एंट्री करा दूं। फिर तुम उसके बाद में कहीं पे भी किसी से भी पढ़ते रहना, एटलीस्ट वो पॉलिशिंग तुम्हारी हो जाएगी कि दूसरे को डांटने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए दिस पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस समझनी है। और एसबीआर को क्रैक करना तभी मैनेजेबल हो पाएगा जब एफआर थोड़ा सा अपने काबू में होगा। अभी रिसेंटली कई बच्चे इस स्ट्रगल से भी जूझ रहे होते हैं कि भाई 9 पेपर एग्जामिशन लेके आए हैं,
तो एसबीआर क्लियर नहीं हो रहा, या फिर एफआर में हमने मैम सेल्फ स्टडी की थी तो एसबीआर में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि सेल्फ स्टडी जब आप कर रहे थे तो आपके दिमाग ने जो बोला आपने वही समझ के क्वेश्चन कर दिया। मे बी दैट्स नॉट द करेक्ट रीजन ऑफ एनीथिंग, देयर वाज नोबडी टू गिव यू अ रीजन। तो अगर कोचिंग ले रहे हो ना, तो ये सोच के लेना कि मुझे इस पेपर को ढंग से समझ के करना है, मुझे इस पेपर को रट रटा के ना चलता वसा ना करना है। दैट विल नॉट बी अ गुड थिंग। तो इसको स्ट्रेंथ बना के चलना, एफआर में स्ट्रेंथ आपकी होनी चाहिए। अब एफआर की पास परसेंटेज से मिलाती हूँ आपको। एफआर की पास परसेंटेज अच्छी होती है। मेरी हमेशा की एक सजेशन ये आता है कि भाई अगर आप अपनी एसीसी जर्नी चालू कर रहे हो ना, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद एफआर। व्हाई? क्योंकि ये आपके अकाउंटेंसी का ही पेपर है जो आप क्लास 11 से पढ़ना चालू करते हो। इसी वजह से इसकी पास परसेंटेज अच्छी रहती है। लेकिन इफ्स एंड बट्स पे आती हूं। ग्लोबल पास परसेंटेज और इंडिया की पास परसेंटेज अलग होती है। तो आपको सबसे पहले तो ये चीज समझनी है, एफआर की इंडिया की पास परसेंटेज कितनी है। अब ये नंबर अनाउंस नहीं है, बस मैं आपको इतना बोल सकती हूँ, ग्लोबल पास परसेंटेज से कम है। यानी हिंदुस्तानी बच्चा जहां ग्लोबली 48, 47%, 49%, 52% बच्चा पास होता है, इंडिया में इससे बहुत कम बच्चे पास होते हैं एफआर में। इसके दो तीन रीजन हमने पता करे। एसीसी वालों ने लर्निंग पार्टनर्स के साथ मीटिंग करी। अब आई एम वेरी प्राउड टू से दैट वी गेट अ पास परसेंटेज ऑफ सम 70% के आसपास इन एफआर। ये आसपास क्यों बोल रही हूं मैं? हर क्वार्टर का अलग अलग होता है, कभी 69% होता है, कभी 72% होता है। आप और एन एवरेज 70% पकड़ के ले सकते हो। यानी मेरे पास पढ़ने वाले हर 100 बच्चों में से 70 ही पास होते हैं, 30 अभी भी पास नहीं होते। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे पास 100 और 100 पास होते हैं, नहीं होते, लेकिन 70 पास होते हैं। तो ये 30 होते हैं ना, इनको डांटने का मौका नहीं मिलता मुझे। ये बाकी तो बेचारे डांट खा खू के आ जाते हैं लाइन पे। कई तो फोन ही पुराने बच्चे इसलिए करते हैं, मैम डांट नहीं पड़ रही, पढ़ाई नहीं चालू हुई अभी तक, एक बार डांट दो मैम फटाफट से। तो मुझे बोलना पड़ता है, अबे प्रमोशन नहीं होगा पढ़ाई नहीं करी तो। अगले दिन से वो आ जाते हैं अपने रिदम पे। तो ये बीच बीच में तो मैं नॉक ऑफ करती रहूंगी, लेकिन मैं तो नॉक ऑफ सबको ही कर रही हूँ। फिर भी 30% बच्चे हैं जो रह गए। तो बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है पास होने में। कुछ रोल मुझे प्ले करना है, कुछ रोल आपको प्ले करना है। मैं अपने रोल में ईमानदार रहूंगी, आप अपने में ईमानदार रहना। अब मैं बात करती हूँ कि ये इंडिया के पास परसेंटेज कम क्यों है। जब लर्निंग पार्टनर्स की मीटिंग हुई तो कुछ स्टैटिस्टिक्स हमने भी देखे। क्यों मेरे एफआर के बच्चों को ही मुझे ज्यादा गाइड करना पड़ता है? क्योंकि वो इस डिग्री में यूजुअली नए होते हैं। यहाँ पे उनको हैंड होल्डिंग ज्यादा चाहिए होती है। यहाँ पे उनको समझ में नहीं आता है नया नया सिस्टम क्या है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएट्स होते हैं। तो ग्रेजुएट बच्चा तो वैसे ही इस माइंडसेट से चलता है कि भाई मेरे को तो एक रात पहले पढ़ के जाना है, प्रोफेशनल डिग्री है, चलो कोई ना 15 दिन पढ़ के चला जाऊंगा, चलो थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ लूंगा। बट दिस इज अ ब्यूटीफुल डिग्री, 15 दिन में नहीं होगी। इफ एनी ऑफ योर सीनियर्स ऑल्सो टेल ना कि भाई मैं तो 15 दिन में पास होके आ गया था, अपने ऊपर प्लीज उसको अप्लाई मत करना। पता नहीं वो 15 दिन में कितना पढ़ा था। हो सकता है 15 दिन में रोज 10-10 घंटे पढ़ता हो, यानी 150 घंटे पढ़ लिया। हो सकता है वो खुद इतना शातिर दिमाग आदमी हो कि खटाखट पढ़ लेता हो। वी नेवर नो। तो हर चीज को ना सीधा एब्जॉर्ब मत कर लेना कि 15 दिन में बंदा पास हो गया था मैं भी हो जाऊंगा। हमें सिंसियरली पढ़ाई करनी है, पास होने के लिए नहीं। तुम्हें मैंने रेलेवेंस बता दी इस पेपर की, तुम्हारा करियर डिपेंडेंट है इसके ऊपर। 90% जॉब्स विल कम आउट ऑफ दिस पेपर। इसलिए इसको हमें सीखना है अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए। इसलिए मुझे एफआर के बच्चों पे हैंड होल्डिंग ज्यादा करनी पड़ती है, बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। अगर यहाँ इस बैच में भी बेटा कोई बच्चा ऐसा बैठा है जो नौकरी के लिए डिग्री कर रहा है, तो तुम यहाँ पे गलत जा रहे हो। आपकी डिग्री आपको एम्प्लॉयबल बनाने में स्टेप 1 रोल प्ले करती है। आगे के स्टेप्स आप खुद तय करते हैं। आगे के स्टेप मतलब
उस डिग्री से आपने क्या सीखा। स्टेप 2, डिग्री तो आ गई लेकिन सीखा कुछ नहीं, रट रट के डिग्री ले आए तो बात नहीं बनेगी। यानी स्टेप 2 मींस डिग्री से लर्निंग कितनी ली। स्टेप 3, नाउ योर कैपेबिलिटीज कम इनटू पिक्चर, कि आपने अपनी लर्निंग्स को कितना इफेक्टिवली इंटरव्यूअर को बताया। दैट स्टेप 3। तो करियर will be based on so many steps. Do not consider I am going to be an ACC and then I'll get a job. No, there are many ifs and buts to it. तैयारी में बहुत चीजें लगेंगी। डिग्री डेफिनेटली इज द फर्स्ट स्टेप, इसको ईमानदारी से करो, आगे वाली चीजों में कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाएगा। बिकॉज बैक ऑफ द माइंड यू विल नो कि मुझे पता है यहां सब कुछ है और वो भी क्लियर कट है। पेपर कहां से आता है, किसी भी बुक में से नहीं आता। तो अपने मेंटल एक चीज में ये फिट कर लेना कि पेपर बुक्स में से नहीं आता। हम बुक्स से ट्रांजैक्शंस के ट्रीटमेंट समझते हैं, वही ट्रांजैक्शन उठ के एग्जाम में नहीं आ रहा, तो वो एक्सपेक्ट नहीं करके जाना। पहले से मेंटली प्रिपेयर होके जाओ, चीज नहीं ही आएगी और मुझे पता है चीजें कैसे हैंडल करते हैं, बस वही कर देना है। तो इस माइंडसेट से चलना है इस पेपर में और अपने आप को नॉलेजेबल बनाते हुए चलना है। मैं ये वाला पूरा सेशन यूट्यूब पे जाएगा। ऑन एयर आई एम सेइंग दिस, 70% is the pass percentage which we achieve for our FR students. अब ऐसे क्यों है उसके सिस्टम्स को भी समझते हैं। टिल हियर क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है अबाउट द पेपर, पेपर के कंटेंट्स पे, पेपर में क्या क्या है, हम कौन सी बुक्स करेंगे, वो सब मैं अभी आती हूँ। एनी कंफ्यूजन एज ऑफ नाउ? भाई लोग हो? नो नो मैम। मैम, नो मैम। ओके, मैंने कहा भाई लोग, क्लास का जवाब आया नो मैम। ओके, सो अब इस पेपर पे आ जाते हैं। विच मटेरियल विल बी रेफर टू? एसीसी का स्टडी हब? नहीं बेटा, वी विल रेफर टू कैप्लन की बुक्स। व्हाई? स्टडी हब का कंटेंट बहुत अच्छा है, नो डाउट, पर वो बहुत स्कैटर्ड है। तो अभी अपन कैप्लन की स्टडी बुक से, स्टडी टेक्स्ट और एग्जाम किट से ही पढ़ेंगे। जो भी लोग एसीसी में नए हैं आपको बता दूं, 2-3 पब्लिशर्स हैं जो एसीसीए के मटेरियल को, सिलेबस को छापते हैं। ये पब्लिशिंग हाउसेस में से एक है कैप्लन, एक है बीपीपी। पहले एक बेकर भी आता था पर अब बेकर बंद हो गया है। लेकिन अपने पास अब जो दो ऑप्शंस है ना, कैप्लन और बीपीपी, इसमें से मेरी प्रेफरेंस रहती है कैप्लन पे। रीजन बीइंग, बीपीपी थोड़ी सी टफ पड़ती है, इतने की नीड नहीं है, जितना चाहिए उतना कैप्लन में है। अब कैप्लन की दो बुक्स हैं। स्टडी टेक्स्ट जिसमें सारा कॉन्सेप्ट होता है, जो आपके सामने खुली भी आपको दिख रही है, ठीक है, ये होती है स्टडी टेक्स्ट। स्टडी टेक्स्ट में सारा का सारा मटेरियल होता है इन टर्म्स ऑफ कोर्स में जो जो चीजें हैं वो समझाई हुई होती है। दिस इज अ स्टडी बुक। एक दूसरी बुक होती है कैप्लन की एग्जाम किट। ये एग्जाम किट क्या होती है? इसमें पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं, यानी इसमें आपको कॉन्सेप्ट डिलीवरी नहीं मिलेगी, इसमें आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। ऐसे ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं या फिर कुछ कैप्लन के ऑथर्स के बनाए हुए क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलती हूँ, यार ये किताबें बहुत महंगी है, हमारी फीस में बुक्स इंक्लूडेड नहीं है। क्यों इंक्लूडेड नहीं है? हो सकता है तुम अपने किसी दोस्त से अरेंज कर लो, मैं क्यों चार्ज करूं इसकी फीस? स्टडी टेक्स्ट आपको नहीं चाहिए। स्टडी टेक्स्ट में जो भी लिखा हुआ है वो सब मैंने पढ़ाया है ना बोल के क्लासेस में। जो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने की थी वो मैंने नोट्स में डाली है। तो स्टडी टेक्स्ट तुम्हें नहीं खरीदनी, और मैं चाहती भी नहीं हूं कि तुम स्टडी टेक्स्ट पढ़ने में खामखा उलझ जाओ। महर, बेटा चैप्टर्स बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। महर पूछ रही है कि कैप्लन के जो चैप्टर्स हैं और एसीसीए के स्टडी हब का जो सिलेबस है वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट नहीं है बेटा, इनके चैप्टर्स की हेडिंग्स डिफरेंट है, ये जो चैप्टर्स के नाम देते हैं वो डिफरेंट है। सोच के देखो, एसीसीए ने एक सिलेबस बनाया, कैप्लन ने उसी सिलेबस के ऊपर कंटेंट बना दिया। क्या ऐसा होगा कि स्टडी हब ने आईएफआरएस ही बदल डाले, कैप्लन ने अलग ही आईएफआरएस डिस्कस कर डाले? if there is a standard relating to any asset, let's suppose intangible asset, तो जो आईएफआरएस बोलता है वही स्टडी हब बोलेगा, वही कैप्लन बोलेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि दोनों अलग बोलेंगे, अलग नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड तो एक बात बोल रहा है ना। तो तुम उठाओगे कहां से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, द रूल इज द सेम, ठीक है।
इसलिए I स्टडी guess the sequence is different. हाँ, सो सीक्वेंस कैन बी डिफरेंट। तो अपने को Okay, सीक्वेंस से कोई लेना देना नहीं है, मैं भी पढ़ाते टाइम सीक्वेंस इधर उधर घुमा देती हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। सीक्वेंस में परेशान मत हो ना। दूसरी बात, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी कि सिलेबस में से कुछ नहीं गया। ओके, तो उस पे तुम लोगों को दिमाग नहीं लगाना। तुम लोगों को दिमाग किस चीज पे लगाना है, जो जो मैं बोलती जा रही हूँ उसको करना है। जैसे मैं ये बोलती हूँ, स्टडी टेक्स्ट तुम चाहे मत करो, लेकिन एग्जाम किट का एक एक क्वेश्चन करना है। और ये क्वेश्चन कैसे करना है, मैं क्लास में करा रही हूं तो देखना है नहीं, हाथ से करना है, पेन पेपर से करना है। सेक्शन सी के क्वेश्चंस करने हैं एक्सेल पे। ये सब आपको खुद से करना है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि इसमें तुम अगर मुझसे एंड में पूछोगे ना कि मैम इंपॉर्टेंट बता दो, तो डांट खा जाओगे, फिर वहां डांट पड़ेगी कि इंपॉर्टेंट। अपने अब्बा बैठे हैं किसी सी में जो मुझे इंपॉर्टेंट बताएंगे। मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कभी नहीं बताऊंगी, सब कुछ करना है। तो ये एक्सपेक्टेशन ही मत रखना कि मैम लास्ट में आके मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टिक मार्क कराएंगी। बिल्कुल नहीं कराएंगी। और इस सवाल से तो मेरे को वैसे ही बहुत झाड़ आती है, क्योंकि मेरी बड़ी दुखती रग इसके साथ जुड़ी हुई है। एक बच्चे को मैंने बोला था, एग्जाम से पहले उसको डेंगू हो गया, तो उसकी तैयारी नहीं हुई। उसने मुझसे पूछा मैम मैं क्या करूं। मैंने कहा देख बेटा, कंसोलिडेशन पक्का आता है सेक्शन सी में, तू कंसोलिडेशन करके चली जा। कंसोलिडेशन उसके पेपर में आया ही नहीं। उस दिन मेरे को समझ में आ गया कि ये जो इंपॉर्टेंट मार्क करने वाला चक्कर है ना निधि, यू नेवर डू दैट। और सच में उस दिन इतना बुरा लगा कि यार, मतलब मैं सीए हूं, हाउ कैन आई प्रिडिक्ट और हाउ कैन एनीवन इन द वर्ल्ड प्रिडिक्ट कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए ये तुम दिमाग से निकाल दो, नो बडी कैन प्रिडिक्ट। किसी के अब्बा नहीं बैठे हैं वहां पे पेपर बनाने वाले, किसी को नहीं पता लग सकता। हाँ, लेकिन कई बार ना हमारे जैसे कुछ होशियार निकल आते हैं। जब मैंने बोला कि कंसोलिडेशन आएगा और आ जाए, तो जरूर बोल देते देख मैंने कहा था ना, मुझे पता है ना क्या आएगा। अबे किसी को पता नहीं होता। तो ईमानदारी से सब कुछ पढ़ो, और पेपर की तैयारी मत करो, अपनी जिंदगी की तैयारी करो। तो अपने आप ही सामने जो आएगा, यू विल बी एबल टू हैंडल दैट। ठीक है, अब तुम्हें मिलवाती हूँ बुक्स पे। मैंने तुम्हें क्लैरिफिकेशन दे दिया, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम किट लेनी है, स्टडी टेक्स्ट नहीं लेनी है। अब आपको दिखाती हूँ सिलेबस। इसका सिलेबस थोड़ा सा लंबा है, सिर्फ और सिर्फ 22 चैप्टर का, 22। तो 22 चैप्टर्स को करने के लिए जब मैं लाइव पढ़ाती थी ना, मुझे ध्यान है मेरी ऐसी तैसी हो जाती थी। क्योंकि हम एक क्वार्टर में ना 18 सैटरडे संडेज ही मिलते हैं, जबकि चैप्टर्स हैं 22। यानी किसी भी टीचर के लिए ये एक डंडा होता है कि आपको 22 चैप्टर 18 सैटरडे संडेज में कवर कराने हैं। बहुत मशक्कत होती थी। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली आई शिफ्टेड टू ब्लेंडेड मॉडल, कि एटलीस्ट जो कंटेंट है वो डिटेल में ही रहे, और मैं हर वीकेंड पे बच्चों से मिल जाऊं। दैट इज वाई वी शिफ्टेड टू ब्लेंडेड, क्योंकि लाइव में आप अगर क्लास लाइव ले भी रहे हो ना, 2.5 घंटे से ज्यादा बच्चा झेल नहीं सकता उसको। ही कैन नॉट स्टडी। एक फेस टू फेस क्लास होती है ना, फिर भी 3-3 घंटे में बच्चे पढ़ लेते हैं, हालांकि मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ। ये कोई ड्रॉर नहीं है जिसने उठाया और फूस दिया सब कुछ। तो दिमाग की कैपेसिटी होती है जितना वो एब्जॉर्ब कर सकता है, चाहे वो फेस टू फेस हो चाहे वो ऑनलाइन हो। ठीक है, ओके। खुशिका इज आस्किंग वन थिंग, एफ आर इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एफ ए। खुशिका, आई विल से यस एज वेल एज नो। वाई? तुम में से बहुत लोग एफए का एग्जामेशन लेके आए हो। एफए का जर्नल एंट्री सिस्टम, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्लो करते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन कैसे बनता है, बस ये 3 चीजें तुम्हें आनी चाहिए। बाकी सारी चीजें इसमें इस तरह से बिल्ड होती हैं कि वो वापस ही आपकी अपने आप ही डेवलप हो जाती है। यानी जर्नल एंट्री कैसे की जाती है वो यहाँ पे कोई नहीं सिखाएगा बेटा, उसको ब्रश अप करके आना। हालांकि मैंने क्लास में उसका एक छोटा सा रामबाण बताया है कि देखो जर्नल एंट्री किसी को नहीं करनी आती है ना, तो ऐसे कर देना, तो वो तुम्हें क्लास में दिख जाएगा। लेकिन एफए के टॉपिक्स को यहाँ पे एग्जामिन नहीं किया जाता, यहाँ पे अपने आप में इतना सिलेबस है कि वो एफआर का ही पूछेंगे। ठीक है, तो तुम्हारे प्रीवियस नॉलेज से कहीं कुछ इंपैक्ट नहीं होगा। मैंने पढ़ाते टाइम ऑलरेडी जो जो चीजें हैं वो स्क्रैच से ही समझाई है। हाँ, तुम अगर ये बोलो कि मैम असेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, वो भी समझाइए, वो नहीं समझाइए। तो वो स्क्रैच मतलब 11th 12th स्क्रैच नहीं। ओके,
अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं बुक्स के लिए, बुक्स पुरानी यूज कर सकते हैं, पिछले 2 सालों से सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, आप यूज कर सकते हैं। यानी आपको 2022, 23, 24 इन तीनों में से जो भी मिलती है ले लो। सिलेबस हैज नॉट बीन चेंज। एक दो क्वेश्चन जो ऊपर नीचे ऐड हुए हैं ना, वो मैंने वैसे भी क्लास में कराए हैं। जो भी एडिशन होते हैं वो मैं वैसे भी क्लास में करा देती हूँ। यू विल फाइंड दैट इन द क्लास फोल्डर। तो पुरानी बुक भी अगर दोस्त से मिलती है, किसी का एफआर क्लियर हो गया, उससे उसकी बुक ले लो, एंड हार्ड कॉपी मिल जाएगी, पढ़ने में थोड़ी सी इजी रहती है, तो वो आप ले सकते हो। चलिए, ठीक है। तो ये जी आपको ये 18 चैप्टर्स कवर करने हैं पूरे क्वार्टर में। 18 नहीं, सॉरी, 22। क्या ये डुएबल है? बिल्कुल डुएबल है। हर बार बच्चे कर लेते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी रखना। मतलब ऐसा मत करना कि हम शुरू के 1 महीना तो पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि मेरा रिजल्ट आने वाला है किसी और पेपर का। ये मत करना यार। कंसिस्टेंटली पढ़ो। मैं जो तुम लोगों को कैलेंडर बना के दूंगी वो अपने आप में कैलेंडर ऐसा ही है कि तुम्हें वीक में 7-8 घंटे ही पढ़ना है। इतना तो पढ़ना। तो वो कैलेंडर को फॉलो करते रहोगे ना, तो चीजें बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगी। तैयारी बहुत अच्छी होगी, ऑलमोस्ट गारंटेड होगा कि पास हो जाओगे। रेयरली ऐसा होता है, रेयरली, कि बच्चे ने टेस्ट दिए हैं, एग्जाम किट पूरी की है, मॉक्स दिए हैं, फिर भी फेल हो गया हो। और अगर फेल होता भी है तो 48 और 49 पे फेल होता है। तो ये बच्चे 48 49 पे क्यों फेल हो जाते हैं? एग्जाम टाइम में आपकी परफॉर्मेंस को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उन 3 घंटे में अगर तुम डर गए, पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, बीच बीच में टेक्निकल एरर आ गया, कंप्यूटर चलना बंद हो गया, इन चीजों पे कोई कुछ नहीं कर सकता। अपन जो कर सकते हैं वो है तैयारी, वो अच्छे से करनी। ठीक है। सो ये सारा का सारा कंटेंट आपको कैसे मिलेगा? रिया, हार्ड कॉपी ही चाहिए। हार्ड कॉपी ही चाहिए, सॉफ्ट कॉपी से मत पढ़ना, वरना तुम मार्क ही नहीं कर पाओगे, तैयारी ढंग से होगी नहीं। तो हार्ड कॉपी ही लेनी है। अगर सॉफ्ट कॉपी भी मिलती है, ट्राई टू टेक प्रिंट आउट ऑफ इट। लेकिन अगर ई बुक होगी तो उसका प्रिंट आउट भी नहीं निकलेगा। तो हार्ड कॉपी लो। ठीक है। चलो। अच्छा, मैं ये बोलते बोलते ना बीच में स्किप कर गई कि जब ग्लोबल पास परसेंटेज की बात हो रही थी, तो हमारे पास परसेंटेज वाले बच्चे भी एक बार देख लो। ये दिसंबर 2023 वाले बच्चे हैं। डिंकी 82, यानी मार्क्स इतने आते हैं। हमारे पास 2-3 बच्चे और भी थे। मेरे को उनके नाम भी ध्यान नहीं आ रहे। भव्या श्रीवास्तव 90, और हरवीन 88। या हो सकता है भव्या के 88 हो, हरवीन के 90 हो, मतलब ऐसा ही कुछ स्कोर। बच्चों के ये भी मार्क्स आते हैं। तो एफ आर इज एक्सट्रीमली स्कोरिंग प्रोवाइडेड आप इसमें कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें। ठीक है। इसमें आप जिनको भी देखोगे, ये सब बच्चे, कोई ऐसा नहीं है कि दिन और रात पढ़े चले जा रहे थे, नो, पर बैलेंस पढ़े थे। ठीक है। अब जो ये चैप्टर्स आ रहे हैं जी, इन चैप्टर्स को एक बार इनकी शक्ल देख लो। हमारे पास 22 चैप्टर्स हैं। इन 22 चैप्टर्स को आप क्लास फोल्डर पे कैसे एक्सेस करोगे, क्लास फोल्डर कैसा दिखता है, तैयारी कैसे होगी, वो सारी चीजें आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले क्लास फोल्डर पे चलते हैं। आप पहुंचेंगे सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट इज www.valueadd.in। ये जब आप ज्वाइन करेंगे ना, आपको गाइड कर दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे जाओ। उसके बाद में आप करेंगे लॉगिन। लॉगिन करके आपके सामने आ जाएगा। ये तो मैं तो अपने हर कोर्स की स्टूडेंट हूं, इसलिए ज्यादा आ रहे हैं, तुम्हें सिर्फ एक ही दिखेगा। करो इस पे क्लिक। ऐसे आपको कंटेंट दिखने लग जाएंगे। ओ बाबा रे, क्या हो गया मैडम को? एनीवेज, अरे मैंने कुछ ऐसे ही कपड़े पहन रखे थे लास्ट टाइम भी। ओके। यहाँ पे तुम्हें दिखेगा मार्च का ओरिएंटेशन सेशन। कई बच्चों ने पूछा कि ये तो मार्च का फोल्डर है। अरे मार्च का फोल्डर नहीं है बाबा। अब तुम्हारा ओरिएंटेशन हुआ है तो तुम्हारा ये वाला ओरिएंटेशन अब इसी जगह पे आ जाएगा। इसलिए हम इसको ना फोल्डर को छेड़ते नहीं है, ताकि आपकी मेमोरी में एटलीस्ट एक बार ये रहे कि ओके, ओरिएंटेशन फर्स्ट आइटम होता है। अब आपका आज ओरिएंटेशन हो गया, सेम ओरिएंटेशन इधर आ जाएगा। अब जैसे लास्ट बैच वालों को एक प्लानर दिया गया था, यानी इस तरह का प्रॉब्लम क्लास का शेड्यूल था, उसके अलावा इस तरह का मैं कैलेंडर भी बना के देती हूँ, ये आपके लिए भी बनेगा। ये एग्जैक्ट इसी जगह पे आ जाएगा कल। ठीक है। तो ये सेम जगह पे आएगा। ये क्या होता है? अब एग्जाम किट ट्रैकर, मैंने सारी एग्जाम किट में कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है वो लिख रखा है, ताकि आपको पता रहे कि जब चैप्टर नंबर 2 हो गया तो अब कौन से क्वेश्चंस करने हैं। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड होगा तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये क्या क्या आपको हेल्प देगा।
क्यों भाई? ठीक है, नाउ लेट्स सी। अब ऐसा करते हैं, आपने किया एक चैप्टर रेवेन्यू वाला, ठीक है, आपको दिख जाएगा ये टाइट उसमें इंडेक्स में दिख जाएगा कि रेवेन्यू वाला कौन सा चैप्टर है। रेवेन्यू वाला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 11। ठीक है, जैसे ही आपने रेवेन्यू कंप्लीट किया, इसका मतलब आप क्वेश्चन नंबर 104 से लेकर 115 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहां पे इनका थोड़ा सा रेफरेंस भी दे दिया, क्योंकि आप में से कई बच्चे पुरानी बुक्स भी लेंगे। इसी तरह का एग्जाम किट ट्रैकर मैंने पुरानी बुक्स का भी बना रखा है। अगर आपके पास 2023 की एग्जाम किट है तो ये वाला ट्रैकर यूज करना, अगर 22 की एग्जाम किट है तो ये वाला ट्रैकर यूज करना। इस ट्रैकर से आप क्वेश्चंस तो ट्रैक कर ही पाओगे, सामने लिखते जाना, डन डन, इसमें प्रॉब्लम आ रही है लिख लो प्रॉब्लम, ये वाला टफ लिख लो, यानी टफ मतलब रिवाइज करना है, दिस इज टू इजी लिख लो कि इसको इसका मतलब रिवाइज करना ही नहीं है एग्जाम में। तो ये आपके कमेंट्स के लिए यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, ये सारे के सारे चैप्टर्स का बना हुआ है। येलो वाले जो है ये सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं। ये जब आप देखोगे ना फर्स्ट सेशन, आपको समझ में आ जाएगा कि सेक्शन बी क्या होता है। ये सेक्शन सी के, उनका रेफरेंस भी दे रखा है, कैंडी नाम का क्वेश्चन है, सिंगल एंटिटी से रिलेटेड है। यानी जब सिंगल एंटिटी, अच्छा हाँ, ये ना एक बार कुछ एक बच्चे ने बहुत कंफ्यूजन किया था, मैम सिंगल एंटिटी के क्वेश्चन आप यहाँ लिख रहे हो, एग्जाम किट में भी लिखे हुए हैं, ये तो चैप्टर ही नहीं है। सिंगल एंटिटी का मतलब होता है एक ही बिजनेस की जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 13, 14, 15 तक ये सारे के सारे अलग अलग ट्रांजैक्शन जब आप समझ जाओगे ना, उसके बाद में सिंगल एंटिटी का क्वेश्चन डायरेक्ट आप एग्जाम किट से उठाओगे। मतलब मैंने कराया हुआ है पहले वो, उसको सिंगल एंटिटी का क्वेश्चन बोलते हैं, जिसमें ये सारे स्टैंडर्ड्स में से मिले हुए एडजस्टमेंट्स आते हैं। तो ये कोई चैप्टर नहीं है अलग से कि सिंगल एंटिटी का चैप्टर नहीं कराया। वो बच्ची मेरे से पूछती है मैम आपने सिंगल एंटिटी का चैप्टर नहीं कराया, मैंने कहा चैप्टर कौन सा चैप्टर? मैम सिंगल एंटिटी का चैप्टर। उसको मुझे समझाने में 2 घंटे लग गए। बेटा सिंगल एंटिटी का मतलब ये 15 जो तुमने आज तक सीखे हैं ना, इसमें से एडजस्टमेंट्स बन के आएंगी। और सिंगल एंटिटी का मतलब एक ही कंपनी जिसके आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं, इन्हीं सब से एडजस्टमेंट आ रही है। नहीं मैम वो चैप्टर नहीं कराया आपने, वो चैप्टर कहाँ है? तो ये तुम्हें बता रही हूँ वो कहाँ है, वो कोई चैप्टर नहीं है। वो ये है कि इन सब के एडजस्टमेंट्स को अब आप एक कंपनी के फाइनल अकाउंट्स में यूज करेंगे। दैट इज अ सिंगल एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन वापस से क्लास फोल्डर के ऊपर। ये तीनों ट्रैकर हो गए, तुम्हारे पास जो भी बुक है उसका इसमें डाउनलोड कर लेना। लाइव सेशंस ये आपको चालू करने हैं सीक्वेंस में। मतलब मैंने सेशन 1 लिखा हुआ है, यानी शुरुआत आप यहां से करेंगे। सेशन 2 लिखा हुआ है, ये नेक्स्ट सेशन है। ऐसे करते हुए आपको ये सारे चैप्टर्स मैंने जिस सीक्वेंस में कराए हैं उसी सीक्वेंस में करने हैं। समझना, बुक में किसी भी सीक्वेंस में पढ़ाई करा रखी हो, मेरे को पता है ना हिंदुस्तानी बच्चे को कैसे क्या चीज समझ में आएगी, तो मैंने इसीलिए सीक्वेंस तोड़ा भी है कई जगह। जैसे आप यहां देखेंगे चैप्टर नंबर 11 बीच में घुस गया, 6, 7, 8, 9, 10 सब गायब, 11 पहले आ गया, 9 बाद में आ रहा है। सो आई नो कि मेरा जो स्टूडेंट बेस है उसको दिक्कत आएगी अगर मैं पहले 9 करा दूंगी तो। इसलिए मैंने ऑटोमेटिकली जो सीक्वेंस मेंटेन किया है, कृपया करके उसी सीक्वेंस को फॉलो करें। ये सारे के सारे सेशंस आपको यहां मिल जाएंगे 19। उसके बाद में कुछ होगा प्री रिकॉर्डेड कंटेंट, क्योंकि 19 में 22 चैप्टर तो आ नहीं सकते, बाकी सारे चैप्टर्स मैंने प्री रिकॉर्ड करके डाले। ये सारे वो चैप्टर्स हैं जिनमें से या तो 2 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, या फिर हद मार के 4 नंबर का आएगा, बिल्कुल पॉसिबल है कि आएगा ही नहीं। यानी इनमें आपको लाइव आने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इनको पहले रिकॉर्ड करके यहां डाल दिया। तो ये आपको प्री रिकॉर्डेड कंटेंट में मिलेंगे। कई बच्चों ने बोला भी कि मैम इनको ऊपर ही डाल दो ना आप एक साथ ही, तो उसमें एक दिक्कत आती है। अलग मैंने जो डाला है ना वो इसलिए डाला है ताकि तुम्हें ये चीज समझ में आए कि ये मुझे लास्ट में ही करना है, पहले मशक्कत नहीं करनी है इसको करने में। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो लाइव सेशंस हैं, यानी मेरा फोकस सबसे पहले होना चाहिए लाइव सेशंस पे, इसलिए मैंने उनको बेसिकली लेस इंपॉर्टेंट स्टफ इज केप्ट असाइड, ताकि तुम उसको देख के पैनिक ना करो और अपना फोकस जहां होना चाहिए वहीं रखो। इसलिए ये प्री रिकॉर्डेड कंटेंट अलग है। अब बात करते हैं अपन नोट्स की। नोट्स आपको यहाँ पे व्यू ओनली दिख रहे हैं, यानी यहां आप इनको सिर्फ देख सकते हो, डाउनलोड नहीं कर सकते हो।
लेकिन यहाँ वाले आप डाउनलोड कर सकते हो, जो भी क्लास में पीपीटी चली है वो सारी की सारी। अब तुम बोलोगे मैम व्यू ओनली क्यों किया है, जब डाउनलोड करेंगे तो वहीं से व्यू कर लेंगे ना, यहाँ क्यों करेंगे? आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, हर जगह थोड़ी नोट्स का वो बुकलेट घूमते लेते फिरते रहोगे, कोई चीज रेफर करनी थी, एलएमएस खोलो, चेक कर लो उसके नोट्स। तो ये सारे के सारे चले हैं क्लास में भी, लेकिन आपको इनको डाउनलोड करना है। इनको डाउनलोड करिए, सिंपल क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएंगे। इनका प्रिंट आउट लो, एक इसकी स्पाइरल बाइंड बनाओ, क्योंकि जब पढ़ोगे ना तो तुम्हें कुछ कुछ चीजें ना नोट डाउन करनी होंगी, तो वो सॉफ्ट कॉपी में नोट डाउन नहीं होगी, इनको हार्ड कॉपी से पढ़ना है। तो बेसिकली मैं तुम्हें कह रही हूँ कि स्टडी टेक्स्ट मत खरीदो, नोट डाउनलोड कर लो, ताकि ये तुम्हारे पास पढ़ने के लिए एक ग्रंथ तैयार रहे। ठीक है, ये आपके नोट्स आ जाते हैं। उसके बाद में एक्सेल शीट्स वो है, क्लास में अगर मैंने कभी भी एक्सेल पे कुछ भी कराया है तो उसकी एक्सेल शीट यहाँ डाल दी, तुम्हें अगर कभी भी रेफर करनी हो तो देख सकते हो कि मैंने कैसे फॉर्मूलाज अप्लाई करे हैं, क्योंकि हर किसी को हो सकता है यहाँ पे एक्सेल नहीं आता हो। तो धीरे धीरे कराती थी मैं क्लास में, बोल बोल के कराती थी, इक्वल टू लगाओ, इससे कनेक्ट करो, फिर प्लस प्रेस कर दो, वो मैंने बोला है क्लास में भी। ये आपको एक्सेल शीट से भी देख के समझ में आ जाएगा कि मैंने सेल लिंकिंग किस तरह से की है। उसके बाद में आते हैं ये एग्जाम की लाइब्रेरी पे। तो ये देखो बच्चों, ये क्या है, ये बहुत लंबी कुछ लाइब्रेरी सी बनी हुई है। ये क्या है, ओवर इयर्स में जो बैचेस लेती गई, हर बैच में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती गई, क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स, तो मैंने उन क्वेश्चंस को उन वीडियोस में से एक्सट्रैक्ट करके यहां डाल दिया। अगर तुम लोग कभी कोई क्वेश्चन कर रहे हो, लेट सपोज प्राइस वेल कर रहे हो, और प्राइस वेल करते करते अटक गए, तो क्या मेरे से मिलने के लिए एक हफ्ता वेट करोगे? नहीं, एग्जाम की लाइब्रेरी खोलोगे, चेक करोगे कि इसमें ये किया हुआ है क्या, अगर किया हुआ है तो यहाँ पे सीधा क्लिक करोगे और सामने देख लोगे कि मैम ने ये वाले पोर्शन में ये ट्रीटमेंट किया है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन एग्जाम किट लाइब्रेरी को तभी यूज करना है जब आप अटक रहे हो, एडवांस में इसको यूज मत कर लेना कि चलो प्रॉब्लम आएगी नहीं, उससे पहले यूज कर लेते हैं, ये तुम्हारा लास्ट रिजॉर्ट है। फिर आते हैं रूटीन टेस्ट पे। तो रूटीन टेस्ट आपको 5 मिलते हैं, मैंने लिख रखा है। जैसे ही चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 11 कंप्लीट हो जाए, रूटीन टेस्ट 1 पे क्लिक करो, स्टार्ट क्विज करके इसको देना चालू कर दो। ये ऑटो मोड चेक पे है। हेमा बेटा, अभी आती हूँ वी टेक अ ब्लेंडेड मॉडल। हमारे लाइव क्लास नहीं होती है, लाइव क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स कराती हूँ, और अब की बार थोड़ा सा सिस्टम चेंज करूंगी, देयर इज नो कंप्लीट लाइव क्लास। ठीक है, ओके। ये आते हैं रूटीन टेस्ट पे। तो रूटीन टेस्ट को आप स्टार्ट क्विज करोगे, अपने आप जो क्वेश्चंस आते जाएंगे करते जाओगे, जो क्वेश्चंस आपके गलत होंगे नीचे पॉपअप कर जाएगा कि आपने क्या गलती करी। ऐसे ही मैंने सबके आगे लिख दिए, चैप्टर नंबर 2 से लेकर 10 जैसे ही कंप्लीट हो जाए रूटीन टेस्ट 4 कर लो, 2 से लेकर 15 जैसे ही हो जाए रूटीन टेस्ट 5 कर लो। तुम बोलोगे कि मैम ये 10 to 15 कर देते ना, नहीं, मैं चाहती हूँ तुम सारे पढ़ के ये टेस्ट दो। ठीक है, चलो उसके बाद में आते हैं सेक्शन सी टेस्ट पे। तो तुम्हारा जो पेपर होगा ना, उसमें एक सेक्शन सी होता है जो एग्जामिनर इवेल्युएट करता है। तो मेरे स्टूडेंट्स की ना सेक्शन सी काफी बड़ी स्ट्रेंथ रही है हमेशा। पास परसेंटेज भी मुझे लगता है अच्छी भी इस वजह से ही हो रही है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स की सेक्शन सी पे ग्रिप अच्छी होती है। तुम्हें ये टेस्ट जरूर देने हैं, मिस नहीं करना है इनको। मैं चेक करती हूँ, अभी तुम्हें वो भी दिखाऊंगी कि चेक करती हूँ या सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए बोल रही हूँ। लेकिन ये 3 टेस्ट आपको मिलेंगे, ये आपको प्लानर में दिख जाएंगे कि किस दिन पे आपके ये टेस्ट हैं। कौन सा प्लानर? ये वाला प्लानर। इसके तुम्हें कैलेंडर में, जैसे मार्च वाला बैच गया है ना अभी, तुम्हें दिखेगा, ये देखो सेक्शन सी टेस्ट 1 ग्रीन कलर वाला, फिर सेक्शन सी टेस्ट 2 ये ग्रीन कलर वाला। ऐसे ही तुम्हें टाइम टेबल मिलेगा कि तुम्हें सेक्शन सी टेस्ट कब देना है। सेक्शन सी टेस्ट में क्या आएगा, लास्ट पेज जो प्लानर का है ना उसमें दिख जाएगा। सेक्शन सी टेस्ट 1 सिंगल एंटिटी से रिलेटेड है, सेक्शन सी टेस्ट 2 चैप्टर 22 से रिलेटेड है, सेक्शन सी टेस्ट 3 कंसोलिडेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तुम्हें प्लानर के लास्ट पेज पे दिख जाएगा। ये सेक्शन सी टेस्ट प्लीज देना जो भी ज्वाइन कर रहा है। अगर आप ये टेस्ट नहीं दे रहे हो तो तुमने मेरे को दी गई फीस बर्बाद कर दी, ये मान लेना। अब आते हैं अपन ये प्रैक्टिस सेशंस पे, प्रॉब्लम सेशंस पे। सितंबर वाले हैं, इनको हटा लेंगे, यानी सितंबर वालों की जो भी प्रॉब्लम क्लासेस रही होंगी उनकी रिकॉर्डिंग डली हुई है। एफआर का रिवीजन शॉर्ट, एफआर में रिवीजन कराया था मैंने, कुछ लाइव कुछ प्री रिकॉर्डेड, वो यहाँ पे है। तो तुम लोगों को रिवीजन एंड में नहीं करना है,
जैसे ही आपने चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 कर लिए, अब तुम्हें लग रहा है कि यार सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना मिक्सअप हो रहे हैं, वो मुझे तो याद ही नहीं रह रहा है। खोलो इस रिकॉर्डिंग को, मैंने सारे के सारे इसमें रिवाइज कराए हैं, तुम हफ्ते में 2 बार सुन लो, ब्रश अप होते रहेंगे। ऐसे ही चैप्टर नंबर 9 कर लिया, लेकिन अब कंफ्यूजन हो रहा है कि यार मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, पीछे का भूलता जा रहा हूँ, इनको तुम हाथ क्या देखते चलो, बार बार देखो, तो ये रिवाइज होते रहेंगे। तो रिवीजन इज नॉट फॉर द एंड फेज, वो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट, अच्छा ये मॉक टेस्ट अलग चीज है, प्रॉब्लम क्लासेस मार्च किया गई है, रिवीजन मॉक्स, ये रिवीजन मॉक्स क्या है? तो जी रिवीजन मॉक्स पे बाद में आऊंगी, पहले आपको आपका कैलेंडर दिखाती हूँ। ये आपका कैलेंडर है एफआर का, नीचे वालों को एक बार गायब कर देते हैं, एफएम वालों को। ये एफआर का कैलेंडर है, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम सेशंस की डेट्स हैं वो ऐसे रहेंगी। लेकिन उससे पहले सुन लो, इस बार देयर इज अगेन अ सिस्टम चेंज विच आई एम ब्रिंगिंग। आपको 8 प्रॉब्लम क्लासेस मिलती हैं, मिलेंगी, ये तो कमिटेड है हमारी, लेकिन इससे ज्यादा हो सकती है। कैसे? इस बार मैं क्या सिस्टम चेंज कर रही हूं वो समझना। आप लोग सबसे पहली प्रॉब्लम क्लास के लिए 27th के लिए तैयारी करेंगे, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 11 कंप्लीट रखेंगे। यानी कि आपका जो एलएमएस है, चैप्टर 2, 3, 4, 11 कहां मिलेगा? चैप्टर 2, 3, 4, 11। यानी कि मुझे इस वाले तक सारा कंप्लीट रखना है, रेवेन्यू तक, चैप्टर 11 इज रेवेन्यू। तो ये वाला जो आ रहा है ना यहां तक, एक बार रुको, यहां तक यू हैव टू कीप इट कंप्लीट। समझ गए? यहां तक आपको सारे सेशंस करके आने। तो हम किस दिन मिलने वाले हैं? सबसे पहले दिन मिलेंगे 27 मार्च को। अब सुन लो, तुम मुझसे मिलोगे या किसी और से मिलोगे? इस बार प्रॉब्लम सॉल्विंग मल्टी स्टेजेड होने वाली है। बताती हूँ उसका बैकग्राउंड, वो क्यों होने वाली है और क्यों सिस्टम चेंज की जरूरत पड़ी। मैं ही लेती थी सारी प्रॉब्लम क्लासेस। आपको एक व्हाट्सएप पे ग्रुप मेंटर भी मिलेगा, पिछली बार भी मिलता था, इस बार भी मिलेगा। यानी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो अपना एफआर के बैच वाला है, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर वो प्रॉब्लम पोस्ट कर दो। वहां पे ग्रुप मेंटर है जो आपको रिप्लाई कर देगा, आपकी प्रॉब्लम देयर एंड देयर सॉल्व हो जाएगी। एक चीज प्लीज ये एक्सपेक्ट ना करना, आपने प्रॉब्लम डाली है और वो इमीडिएटली रिप्लाई करेगा। भाई वो टॉयलेट में भी हो सकता है, वो ड्राइव भी कर रहा हो सकता है, वो दिन में 3 बार आएगा व्हाट्सएप पे। जब भी आएगा तब आपकी क्वेरीज चेक करके आपको रिप्लाई कर देगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है? एकदम से ये उम्मीद मत करना कि भाई अगला बंदा तो फोन हाथ में ही लेके बैठा होगा। अगर फोन हाथ में भी लेके बैठा है, मे बी ही इज रिप्लाइंग टू समवन एल्स, तो एक पेशेंस रखना, आपको वो 3-4 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देगा। बिकॉज ये फॉल्स कमिटमेंट हम नहीं करेंगे कि भाई हम तो हाथ क्या रिप्लाई करते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए भी। कोई बच्चा यूएई में बैठा है, कोई बच्चा यूके में बैठा है, कोई बच्चा सिंगापुर में बैठा है, वो रात के 12 बजे मैसेज करता है, तो मैं अपनी टीम को क्या बोलूं, तुम सोना भी बंद कर दो। तो वो वायबल नहीं है। तो वो दिन में 3 बार आएगा एंड ही विल रिप्लाई टू योर क्वेरीज। दिस इज लेवल 1 ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आते हैं लेवल 2 पे। देयर विल बी एन एसीसी क्वालिफाइड ट्रेनर जो लाइव आपके सामने आके आपके प्रॉब्लम्स सॉर्ट करेगा। ये मैं नहीं होंगी, लेवल 2 ट्रेनर होगा। अब तुम सोचोगे कि मैम आप क्यों नहीं होगे? क्योंकि बेटा मुझे 8 घंटे का तुम लोगों को कंट्रीब्यूशन जो देना है, आई वॉन्ट टू यूटिलाइज दैट फॉर वेरी क्रिटिकल एरियाज। मैं तुम लोगों के सामने 8 घंटे आऊंगी। लेकिन क्या हुआ पिछले 2 बैचेस में, क्योंकि बच्चों को साइकोलॉजिकली बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि भाई हमें सारी प्रॉब्लम्स मैम से पूछनी है, तो बच्चों ने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी पूछी जिनको शायद वो अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते थे। मैम इसका हिंदी बता दो जरा। मैम ये समझ में नहीं आई लाइन। मैम मेरा आंसर नहीं आ रहा। सब कुछ ठीक है मैम, पर आंसर नहीं आ रहा मेरा। अब इसकी वजह से नुकसान क्या हुआ? गलती नहीं है ऐसे बच्चे की, उसको समझ में ही नहीं आया कि वो जिस मेटल से बर्तन बन सकते थे उसके उसने पत्थर बना डाले। मतलब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ योर मेंटर। मैं चाह रही हूं कि इन 8 घंटे में मैं तुम्हें सामने बैठ के वो टॉपिक्स कराऊं जो तुम्हें पर्सनल गाइडेंस के लिए चाहिए। जैसे इसमें एक चैप्टर आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जहां पे आप एक बिजनेस की परफॉर्मेंस पे कमेंट करते हो।
वो कमेंट हर बच्चा अलग करता है। मैं चाहती हूँ वहां मैं तुम लोगों को लाइव बैठ के समझाऊं कि चलो अब ये वाला केस है, सब लोग कमेंट करो एंड लेट मी इवेलुएट अभी के अभी कि तुमने क्या सही किया क्या गलत किया। दूसरा एक टफ पार्ट होता है रेवेन्यू में कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे रिकॉग्नाइज करना, थोड़ा सा उलझता है वो। मैं चाहती हूं मैं वो सामने तुम्हारे लाइव आके कराऊं रादर देन इस सेंटेंस की हिंदी बता दो। समझ रहे हो? तो ये सिस्टम चेंज करने के पीछे आइडिया ये है, आई विल कम फॉर 8 hours इन फ्रंट ऑफ यू डेफिनेटली। मैं अपना काम नहीं कम कर रही, लेकिन मैं ये चाह रही हूं कि मैं जो 8 घंटे की प्रॉब्लम क्लासेस 20 घंटे की बन गई पिछले बैचेस में, उन 20 घंटे को अगर मैंने बच्चों को पॉलिश करने में करा होता ना, तो आज डिंकी जो 82 लाई है वो 92 ले आती, या आज मनिंदर जो 74 लेके आया वो शायद 94 ले आता। आई एम जस्ट ट्राइंग टू यूज माई सेल्फ इन टू एरियाज वेयर एक्चुअली आई एम नीडेड। तो मैं तुम बच्चों से ये मदद एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि प्लीज अपने दिमाग से ये चीज निकालो कि मैं तो सारी प्रॉब्लम्स मैम से ही सॉल्व करवाऊंगा। कोई एसीसी में दिक्कत आती है तो तुम क्या सीधे एसीसी यूके को लिख देते हो क्या? नहीं लिखते ना, लेवल होता है ना। तो वही चीज अपन लेवल पे फॉलो करेंगे ताकि मेरे पास तक आते आते तुम लोगों की कमजोरियां मेरे पास आए। कि मैम आंसर निकालना तो हमने फर्स्ट 2 लेवल्स पे देख लिया, लेकिन मुझे कॉन्सेप्चुअली ये चीज पकड़ी नहीं आई। आई वॉन्ट यू ऑल टू बी प्रिपेयर्ड फॉर थोड़ा सा टफर लेवल, बुक से थोड़ा सा टफ, लेकिन वो तभी होगा जब मैं आंसर कैलकुलेशन और आंसर नहीं आया से बाहर निकलूंगी। और इस बार कुछ इंटेलिजेंट बच्चों ने, हमने अभी रिसेंटली एक सर्वे भी किया था कि आपने कौन सा पेपर पढ़ा और उस पेपर में आपने सबसे बड़ा चैलेंज क्या पाया। 12 बच्चों ने ये रिप्लाई किया है, और ये 12 बच्चे 70+ वाले बच्चे हैं। उन्होंने ये रिप्लाई किया है, मैम इनिशियली वी यूज्ड टू थिंक दैट दीज 8 प्रॉब्लम क्लासेस आर अ बिग ब्लेसिंग फॉर अस, बट फ्रैंकली सेइंग हमें इतनी प्रॉब्लम्स ही नहीं आई, दीज टर्न्ड आउट टू बी अ वेस्ट फॉर अस। और इन 8 घंटों में अगर प्रॉब्लम क्लास की बजाय आपने बैठ के लाइव कुछ प्रैक्टिस करा दी होती तो इट वुड हैव बीन ग्रेट। एंड आई एक्चुअली थॉट कि यार ये तो हर उस बच्चे के साथ दिक्कत हो गई जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मेरे पास नहीं लेके आ रहा था, क्योंकि कुछ 5 सेट ऑफ बच्चों को बिल्कुल पैनी की चीजें मुझसे करवानी थी। कई बार तो ऐसी प्रॉब्लम्स लेके आते थे जहां पे एक जीरो डालना भूल जाते थे, और मैं 15 मिनट तक क्वेश्चन रीड कर रही हूँ कि यार आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई, यार सोल्यूशन भेज, तूने क्या सोल्यूशन किया है, तो पता चल रहा है कि यार जीरो ही तुमने गलत दे रखा है। तो ये जो इंटेलिजेंट बच्चा हुआ ना, ये बड़ा परेशान हुआ इस बात से कि मैम आप आंसर निकलवाने में 1.5 घंटा लगा दिया आपने। और आई एक्चुअली फाउंड इट वेरी फेयर। तो अब अपन इसका एक अटेम्प्ट ये करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व की बात है ना, लेवल 1 इज योर ग्रुप मेंटर, व्हाट्सएप ग्रुप मेंटर। आप पहले उनके पास प्रॉब्लम्स लेके जाओ, वहां से नहीं सॉल्व हो रही तो आपके पास एक एसीसी क्वालिफाइड ट्रेनर है, उसके पास भी नहीं हो रही, मैं फिर हूं बैठी वहां पे। लेकिन ये मत करना कि मैं इन दोनों को सरपास करके सीधा मैम आपसे पूछूंगा, तो फिर तुम मैम का टाइम जो तुम्हारे लिए एक पॉलिश करने में काम आ सकता था, तुम उसको बर्बाद कर दोगे। तो तुम्हारे ही फायदे की बात हो रही है। मुझे तो अभी भी वही 8 घंटे 10 घंटे लगाने हैं, उसके अलावा 8 घंटे किसी और को और पेमेंट देना है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। बट व्हाट आई वांट इज इफ माय स्टूडेंट्स कैन रीच 90, प्रॉब्ली दे कैन रीच 95 ऑल्सो। मुझे वहां ताकत लगानी है। अगर तुम में से कोई बच्चा 60 वाला है, मुझे उसको 65 67 पे पहुंचाना है। उसके लिए मुझे क्रीम लगानी है केक के ऊपर, केक का बेस नहीं बनाना है। समझ रहे हो? इसमें अगर किसी को भी कोई दिमाग में आइडिया है ना कि मैम इसमें ये आइडिया अच्छा चल सकता है, तो प्लीज मुझसे शेयर करना। आई एम एब्सोल्युटली नोन फॉर ब्रिंगिंग अप न्यू सिस्टम्स एवरी टाइम। आई विल डेफिनेटली ब्रिंग इट, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज्यादा अच्छा लगेगा कि अगर मैं तुम्हारी कमजोरी पे हिट करूं लाइव बैठ के। अभी जब उस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूँ, कि वहां पे वन ऑन वन तुम्हारे लिए फीडबैक देना बहुत जरूरी है। ठीक है? सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये 8 प्रॉब्लम सॉल्विंग मैम करने वाली है। 2 लेवल पे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगी, मैं आपको 8 घंटे दूंगी। अब आप डिसाइड कर लो ये 8 घंटे मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगाने हैं या आप लोगों को पॉलिश करने में लगाने हैं। यानी कि इन टोटल जो प्रॉब्लम क्लासेस की ड्यूरेशन है वो इससे बहुत ज्यादा हो गई। देयर कैन बी, इसी दिन पे जैसे ये हम बात कर रहे हैं, वेंसडे पे तो ये नहीं होगा, वर्किंग डेट पे तो तुम सब लोग हो सकता है कोई ऑफिस हो। लेट्स सपोज सैटरडे की बात करते हैं अपन।
6 अप्रैल आप लोग मुझे पहले बताएंगे कि मैम हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं पहले तो आपका उस एसीसी ट्रेनर के साथ एक सेशन रखूंगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ग्रेट, उसके नेक्स्ट घंटे में मैं आपके सामने होंगी। यानी आप लोग बैठेंगे सैटरडे को 2 घंटे के लिए, पहले 1 घंटे या उससे ज्यादा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद में मैं सामने आऊंगी, अगर कुछ प्रॉब्लम्स रह गई हैं तो पहले वो सॉल्व करूंगी, उसके बाद में तुम लोगों को लाइव कुछ सामने प्रैक्टिस कराऊंगी। तो बात समझ में आई? 8 hours इज माइन। इन टोटल प्रॉब्लम क्लासेस विल बी मोर देन 8 hours एंड मे बी अगेन कैन गो टू 20 hours। बात ये समझ में आई? बस तुमसे मुझे इतनी मदद चाहिए कि सारी प्रॉब्लम्स मेरे पास मत लेके आना, वरना मैं तुम्हारे लिए जो और अच्छा कर सकती हूँ उसका टाइम नहीं निकाल पाऊंगी। गॉट इट? क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। ठीक है, चलो। विश्वास इज हैप्पी विद दिस आइडिया, है मैम विश्वास? मैम एक छोटा दिस थिंग, हाँ, वेडनेसडे के दिन टाइम क्या रहेगा मैम? वेंसडे तुम लोगों के ऑफिस आवर्स के हिसाब से ही रखेंगे विश्वास, और इस दिन तो फिर मैं ही आऊंगी सामने। ठीक है, हाँ, इस वाले दिन शाम तो को रहेगा। शाम का ही रखेंगे। यू ऑल टेल मी, मैंने इसलिए किसी का भी टाइम फिक्स नहीं किया, तुम लोगों से एक दिन पहले पूछूंगी। ठीक अभी है मुझे मैम। पता ही नहीं ना यार कौन किस टाइम जोन का बच्चा है, पता पड़े कोई यूके वाला बच्चा आया तो मैं तो टाइमिंग आज फिक्स कर ही नहीं सकती। लेट हिम ज्वाइन। करेक्ट। डन डन। ठीक है, तो अपन एक दिन पहले ग्रुप पे इस पर डिस्कस करेंगे कि भाई तुम लोग कल अपन मिल रहे हैं तो कितने बजे मिल रहे हैं। देन यू विल ऑल हैव टू टेल मी कि मैं 8 बजे फ्री हो रहा हूँ या 8:30 हो रहा हूँ, 9 बजे भी होते हो तो आई डोंट माइंड। ठीक है। ठीक है मैम। चलो, तो ये तो जी आपका कैलेंडर होगा जो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और मैंने आपको फोल्डर दिखा दिया, पास परसेंटेज दिखा दी। एक इंपॉर्टेंट चीज, जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं या उन्होंने कर लिया है, एक रिसेंटली प्रॉब्लम आई यार, हम आपको 150 आवर्स देते हैं, 60 आवर्स का कोर्स है, उसका 2.5 टाइम्स आपको एक्सेस मिलती है। आपको एक चैप्टर हो सकता है 2 बार देखना पड़े, दूसरा एक बार ही देखने में काम चल जाए, तो ये कि पूरे कोर्स पे लिमिट है। आप जब क्लासेस देखते हो ना, हमारे पास एक बैंडविथ यूजेज की कॉस्ट आती है। ये जो कंपनी है ना, ग्राफी है कंपनी, वो हमें बिल करती है कि उनका जो सिस्टम है वो कितने घंटे के लिए बैंडविथ यूज हो रही है, स्टूडेंट्स कितने कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारे ऊपर बिलिंग आती है। अब अगर आप क्लास देख रहे हो तो बिलिंग आने दो, लेकिन आप अगर इसको पॉज करके अपने दोस्त के साथ 2 घंटे घूमने चले गए, इसका टाइमर चलता रहेगा। यानी जो 150 आवर्स है ना, वो तुम्हारे बिना देखे ही बीत जाएंगे। ध्यान ये रखना कि जब आप क्लासेस नहीं देख रहे हैं, आपको इसको लॉग आउट करना है, यानी क्लासेस से बाहर निकलना है और क्लास को बंद करके, पूरे को पूरी विंडो बंद करके चले जाना है, फिर जाना जाना है जाओ। तो पॉज मत करना। ये हमें अभी रिसेंट में पता चला जब किसी बच्चे ने बताया कि मैम मैंने क्लासेस देखी नहीं है पर ये तो 150 से भी एक्सीड कर गया। हमने कंपनी को पूछा कि यार तुम तो पॉज होने पे भी यार टाइमर चला रहे हो। कंपनी बोलेगी कि आप जब इंटरनेट चलाते हो, टीवी चलाते हो, पॉज कर देते हो, तो आपका क्या वो वाईफाई से इंटरनेट लेना बंद कर देता है? एंड आई वाज स्पीचलेस। मैंने समझ गई मैं तुम्हारी बात। तो पॉइंट ये है, आप अगर पॉज भी कर रहे हो तो उनकी बैंडविड्थ यूज हो रही है, क्योंकि आप उनके सिस्टम के ऊपर कुछ तो यूज कर ही रहे हो, बीट पॉज फैसिलिटी। आपको क्लास बंद करनी है और बाहर आना है, तो आपके उसमें घंटे काउंट नहीं होंगे। वरना लिटरली यही होगा कि हम क्लास एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके नाम का बैंडविड्थ यूसेज हम पूरा उनको पे कर चुके होंगे और क्लासेस आपने देखी नहीं होंगी। समझ गए ये बात मैं क्या कह रही हूँ? कि इसको क्लास जब नहीं देख रहे हो तो पॉज नहीं करना, बाहर निकलना है पूरा और बंद करके विंडो को, एंड देन यू कैन गो एनीवेयर यू वांट। ओके, क्लियर? यस मैम। नहीं, सो रोहित, आई टेल यू, जो क्लासेस है ना, क्लासेस तो है कुछ 60 आवर्स की या 55 आवर्स की, उसमें मैंने रिवीजन के 4-5 घंटे मिला लिए, एग्जाम किट लाइब्रेरी के और आप ले लो 2-3 घंटे आप ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे। तो वो जो 150 आवर्स है ना, इसमें आज तक जिन बच्चों का एक्सीड हुआ है वो 2 बच्चे यही वाले हैं जो पॉज करके चले गए थे। मेहर, ऊपर बेटा चल रहा होता है टाइमर, कितना टाइम लेफ्ट है वो दिख रहा होता है। देखो ये मेरा तो लाइफ टाइम यहाँ पे वैलिडिटी दिख रही है, जैसे ये वैलिड टिल दिख रहा है ना, यहाँ पे तुम्हारे कितने घंटे बच रहे हैं और क्या डेट तक है वो दिखता है यहाँ पे, और ऊपर टाइमर भी चल रहा होता है। तभी तो हमें पता चला बच्चों ने जब बताया कि मैम तो टाइमर चल रहा है, ये तो पॉज पे भी। ठीक है। नहीं रेनू बेटा, नन ऑफ द बुक्स आर प्रोवाइडेड बाय अस बिकॉज वी डू नॉट वांट टू चार्ज यू बाय डिफॉल्ट। मे बी आप अपने फ्रेंड्स से अरेंज कर सकते हो, तो हम क्यों चार्ज करें? ठीक है, इसलिए आपको एग्जाम किट खरीदनी पड़ेगी। एग्जाम किट ई बुक है ना, मेरे ख्याल से 1500 रुपए की आती है,
टीम विल गाइड यू कि आपको कहां से लेनी है। बाकी पहले तो दोस्ती बनाओ, दोस्त होते क्यों हैं यार। ठीक है, मैंने आपको प्रॉब्लम सेशंस का शेड्यूल दे दिया जो आपके एलएमएस पे भी आपको दिख जाएगा कल तक। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। मेरी तरफ से मैंने बोल दिया जो बोलना था, अब तुम लोग बताओ। मैम already sent in the chat. चैट में एक मिनट रुको, तो चैट तो क्लियर हो गई है, एक मिनट रुको। तो मैं ये पूछ रही थी कि जो आपने सेकंड लाइव डाउट सेशन की बात करी है, तो अगर वो करना है तो हम आपको डायरेक्ट मैसेज करें या फिर ग्रुप में ही डाल दें? नहीं नहीं, तो आप लोग मुझे ग्रुप में एक दिन पहले बताओगे कि मैम प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं जो आपके एसीसी क्वालिफाइड ट्रेनर होंगे उनको बुला लूंगी कि सब आपके लिए आ रहा है। फिर आप एक घंटा उनके साथ बैठोगे, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो बात खत्म, फिर मैं आऊंगी और आके आप लोगों को पढ़ाऊंगी। अब अगर उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो पहले 15 मिनट की बचेंगी ना, कुछ तो होंगी उनसे भी, कुछ तो उनका भी समझ में आएगा। ही इज अ गुड ट्रेनर, टीचिंग सिंस 7 years, तो कुछ समझ में आ जाएगा। हो सकता है एक आधी चीज ना समझ में आए, तो मैं पहले तुम लोगों की प्रॉब्लम्स आधे पौन घंटे में करा दूंगी, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा। ओके मैम। ठीक है, यानी प्रॉब्लम सेशन एक के बाद एक लगातार होगा, पहले कोई और बैठा होगा फिर मैं बैठी होंगी। ओके मैम। चलो ओके। कैन आई टेक एफआर एंड एए एट वन टाइम? यस, बिल्कुल ले सकते हो तुषार, एफआर और एए चलता है। आप जब एए के 4 चैप्टर करोगे ना, इतने में आप एफआर के 5-6 कर लोगे, और एफआर के 13 चैप्टर्स तक ये जब हो जाएंगे ना, उसके बाद में आप ऑडिट पूरी कंक्लूड कर जाओगे। हो सकती है मेरी एक स्टूडेंट और भी ले रही है, देखो कल उसने भी यही पूछा था, ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम। है यार ये 2-3 बच्चे, वो भी बोल रही थी कि मैम मैं साथ में ले रही हूँ, आप मुझे बताना कौन से चैप्टर कैसे कैसे चलने हैं। ठीक है, ले सकते हो। पक्षिका कह रही, पक्षिका टीम को लिख दो। ठीक है, टीम को लिख दो यार, मेरे पास तो मैसेजेस की इतनी भसड़ होती है, तुम मुझे कुछ लिखोगे ना वो तो भी मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, और वो वहीं का वहीं के डंप हो जाएगा। टीम को लिख दो। ओके अच्छा, आई होप देर आर नो एज सच कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं बचा है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो ना, तो ये पूरा का पूरा ओरिएंटेशन सेशन यूट्यूब पे लाइव जाएगा, तुम वहां पे भी डाल सकते हो। वहां पे मैं देखती हूँ, इतने मैसेजेस होते नहीं है तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ उनमें। मेरा खुद का व्हाट्सएप जरूर 200-250 मैसेजेस से भरा हुआ होता है, तो मैं उसको रिप्लाई करने अगर बैठूंगी भी ना, तो अगले जन्म तक मुझे टीचर ना कीजो हो जाएगा वो। तो ये तुषार एवरी डे नहीं बेटा, एवरी 3 hours, एवरी 3 hours +50 ओके। मेहर पूछ रही है जितना भी टेस्ट होंगे वो ऑल क्वेश्चंस स्पेसिफिक डेट पे होंगे प्लानर में? हाँ हाँ बेटा, यस। सी रूटीन टेस्ट मेहर आप अपने रूटीन से दे सकते हो। कौन से रूटीन टेस्ट? ये वाले जिनके मैंने ना चैप्टर नंबर सामने लिख रखे हैं। जैसे ही आपके चैप्टर्स हुए आप रूटीन टेस्ट दे दो। ये रूटीन टेस्ट, ये वाले चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड 11, इनको क्लिक करो। लेकिन जो सेक्शन सी के टेस्ट हैं वो मुझे चेक करने हैं, यानी वो एक डेट पे ही होंगे। उनको तुमने अगर लेट सबमिट किया ना, मैं चेक नहीं करूंगी। मैं क्वार्टर के ना 600-650 पेपर चेक करती हूँ। अगर तुम ये बोलो कि मैम मेरा पेपर बाद में चेक कर देना, अगर मैंने एक को अलाउ किया ना, मुझे पूरे 250 को अलाउ करना है फिर। तो मुझसे ये नहीं होता कि एक बच्चे को मैंने हाँ कर दी बाकियों को मना कर दी, मैं सबको मना कर दूंगी। यानी अगर 24 आवर्स के लिए एक पेपर खुला हुआ है, तुम्हें 24 आवर्स में देना है। आधा घंटे का है, देना यार प्लीज। ठीक है। मैम एक और मैम। एक सेकंड बेटा, मानस इज आस्किंग जो कैलेंडर शेड्यूल दिया है इसको फॉलो करना है, सिलेबस कम। यस मानस, यस, तुम सिर्फ उसको फॉलो करते हो। ठीक है, हाँ जी अब बताओ। मैम टाइम मैनेजमेंट का हेल्प चाहिए, काम और पढ़ाई दोनों साथ में कैसा है? विश्वास, यू सेट वीकली टारगेट्स, डोंट डू ओके। इट डेली। विश्वास, पता है जब मैं पढ़ती थी ना तो मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे तू रोज का टाइम टेबल बना। घंटा मेरे से नहीं होता था रोज का टाइम टेबल, तो मैं उसको वीकली बनाती थी। यार किसी दिन मूड नहीं है पढ़ने का तो जरूरी है मैं उस दिन 4 घंटे पढ़ूं? नहीं पढ़ना तो वीकली वो दो। हुआ लास्ट टाइम पीएम के साथ। अरे मैं भी तो निकली हूँ इस टाइम से यार, और मैं तो, तुम लोगों की पहली डिग्री है, मेरी चौथी है। आज भी मैं टाइम टेबल से नहीं चल पाती। तो इसका इलाज यही होता है, आप ना अपनी कमी जो है ना उसको एड्रेस करते हुए अपनी सिचुएशन क्रिएट करो। वीकली टारगेट रखो कि मेरे को हाँ वीक मैम। में इतना कंप्लीट करना है। किस दिन कंप्लीट करना है ये मत सेट करो, मिलिट्री रूल में भी नहीं चल पाता ये तो। ठीक ओके है, मैम। नौकरी के साथ तो क्या ही चलेगा। तो एट द एंड ऑफ द वीक यू नो कि मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट रखने हैं क्योंकि प्रॉब्लम क्लास है। हाँ हाँ। मैम प्रॉब्लम क्लास
एक फर्स्ट लेवल ट्रेनर को दे रही है ताकि मैम टफ चीज इसमें से खुद कराएं, मैं मिस कर जाऊंगा अगर मैंने नहीं किया तो अपने आप ही एक प्रेशर रहेगा कि मुझे करना है, इस वीक में करा हाँ, दो, डन मैम, है ये ना? बेटर है। हाँ। हाँ, ओके। नहीं रेनू, माय गारंटी, माय नोट्स एंड एग्जाम किट विल बी इनफ। माय गारंटी, यू विल नॉट फेल बिकॉज यू डिडंट स्टडी द स्टडी टेक्स्ट। ये मेरी गारंटी है। फेल होने के कारण कुछ और हो सकते हैं पर ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी सारी एसीसी की फीस माफ कर दूंगी अगर ये रीजन हुआ तो। Ma'am, which calendar schedule Manas is talking about? हाँ, कम अगेन। Which calendar schedule is Manas is talking about? दिस प्लानर, ये वाला, ये जो अब स्क्रीन पे आ गया आपके, ये दिखा? Okay. तो इसमें देयर इज दिस सेक्शन सी का शेड्यूल आल्सो। इफ यू सी, मार्च वालों को दिया था ना, ये देखो। Okay. नाउ यू विल फाइंड सच अ कैलेंडर फॉर योरसेल्फ आल्सो बाय टुमारो लंच। Okay, ma'am. ठीक है, आप लोगों का भी आएगा। One more thing, ma'am. हम टेस्ट जब यहाँ पे देंगे तब भी हमारा टाइमर ऑन होगा? पर ये पॉइंट अच्छा है तुम्हारा यार, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, पीडीएफ ही तो है। ठीक है, Okay. मैम ये ऊपर शेयर जो करके यार, 44 लाइक आवर्स है। आ रहा है हाँ हाँ जी बेटा, वही बोलो। मतलब 44 आवर्स और 9 मिनट्स जो आ रहा है वही मतलब काउंट है टोटल जो 150 हमें देखना है। मतलब मैं समझी नहीं, वापस बोलो। ऊपर जो लिखा आ रहा है ना 0% completed in 44 hours 9 ये minutes। मेरा है मेहर, मैं अपने क्लासेस पढ़ती नहीं हूँ। ये 44 आवर्स इसलिए है क्योंकि मैंने आज हाँ तक कभी मतलब नहीं इफ आई चेक माइन तो अभी वहाँ 2 hours आ रहा है सो हमने 2 घंटे मतलब देखे हैं। तो अच्छा तो यहाँ पे जब 150 आएगा तो वो मतलब खत्म हाँ, हो गया। वो ओके। घंटे वो घंटे इसका मतलब कि भाई अब गए। तो ये प्रोग्रेस को हम्म मत देखो, 0% कंप्लीट, ये तो ये कहना चाह रहा है मैंने कोई भी सेशन पूरा नहीं देखा। मैं अपने सेशन क्यों देखूंगी? लेकिन ये 44 आवर्स के लिए खुला क्यों है? क्योंकि मैं इसी फोल्डर में कुछ कुछ चीजें अपलोड करती हूँ। अब तुम्हारे बैच में पिछले हम्म 1 घंटे से खोल के बैठी भी हूँ, है ना? तो ये हाँ टाइम काउंट कर रहा है। और ये 44 आवर्स बिल्कुल मैं समझ गई ये क्यों हो रहा होगा यार। मैं तो लग रहा है मैं भी क्या करती हूँ, अब क्लास खत्म होगी ना, सीधी यूं ही छोड़ के इसको चली जाऊंगी। ये तो बच गए, मेरी बैंडविड्थ यूसेज का भी बिल मुझ पे आ रहा है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। ओके, मानसी के एम कॉम के पेपर है। मानसी 2 पेपर दे दो सितंबर में। ओके मैम। हम्म। मैम हेलो। थैंक यू रोहित, थैंक यू। ओके, हाँ मैम जी, हाँ बोलो बोलो बेटा। ये कौन बोल रहा है पीछे से? देवेश? Yes, ma'am. I was thinking that someone also. Sorry, can I go? देवेश, आर यू टॉकिंग Yes, टू yes. मी? Yes, only. ये पीछे से आवाज किसकी आ रही थी पहले ये बताओ। इसलिए यहाँ पे थोड़ा डीजे बज रहा है पीछे से। शादी है तो अच्छा, हाँ बताओ बताओ। वो जो एग्जाम की थी ओनली वी नीड टू परचेज नाउ फ्रॉम आवर एंड। यस 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 देवेश, स्टडी नथिंग टेक्स्ट एल्स। का मत पैसे बर्बाद करो। मैं एक कारण और भी बताती हूँ। मैं ना शुरू में बोलती थी बच्चों को कि स्टडी टेक्स्ट पढ़ो, लेकिन मैंने देखा बच्चे ना स्टडी टेक्स्ट की लैंग्वेज रीड के ना कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर मैंने उनको मना कर दिया कि तुम रहने दो यार, रहने दो, इसलिए मत लो उसको। थैंक यू सर। ठीक है, हाँ रिया बताओ। ma'am, one thing, ma'am, that I didn't get the hard copy of the books, so I got gotten the e-books. रिया, जब से स्टडी हब आया है ना उसके बाद से ऑल द वेंडर्स हैव स्टॉप्ड इंपोर्टिंग द हार्ड कॉपीज। एक काम करो, तुम सब बच्चे अभी जब व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाओगे ना, यू विल फाइंड समवन हु हैज ऑलरेडी डन एफआर। मेरे खुद के पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एफएम से कभी जर्नी चालू करी होगी, वो एफआर अब दे रहे होंगे। तो यू विल फाइंड कि भाई कोई दोस्त है, उनसे कनेक्ट करते करते मे बी यू कैन फाइंड एनी ऑफ योर सीनियर्स और उनसे बुक अरेंज कर लो। ठीक है? तो Okay. आप हार्ड कॉपी बुक एक दूसरे को देते हो तो वो कोई चोरी नहीं है, पुरानी किताब है। इट्स नॉट Ma'am, इलीगल, आप कर सकते हो। ठीक है, रुचिका ma'am, बताओ। actually, I हाँ wanted सॉरी, to अनन्या ask बोलो। you something. I have a habit of learning or memorizing stuff by writing it. So initially, when I was watching your lectures, I didn't exactly download those PPTs that you asked us to, and I was making notes throughout, but I realized midway that it is actually consuming a lot of time. यस अनन्या, So इसलिए तुम्हें लगी मैंने करी है ताकि तुम लोगों को नहीं करनी पड़े।
I get the point of that now that I've wasted a couple of hours of mine. कोई बात नहीं, कोई So बात नहीं. I just wanted to ask you that, like, I am shifting that approach from the writing part to actually just adding little notes on it, Yes, which is yes. why it's taking me more time. So I'm just hoping that it works out. I hope it's okay. It will work, अनन्या. I'll tell you why. आपको वैसे भी अपने फ्यूचर के लिए, करियर के लिए डेवलप करना ही पड़ेगा. अभी तो पेपर का सिलेबस 20 चैप्टर्स का है. SBL is Right. 30 चैप्टर सिलेबस. You will keep I on get writing. that. No, you need to train your brain to retain as much as possible. You will enter into a meeting. Your partner or the director will just throw a number of things on you. तुम लिख ही नहीं पाओगे उसको. यानी हमें वो तैयारी करनी है कि दिमाग में बैठाना है. मैं भी एक बार एक मैसेज डालूंगी. मैं पता है मैंने एफआर के बच्चों को ये भी चीज ट्रेन करी है. मेरे मैसेज को ना वर्ड टू वर्ड रीड किया करो. बच्चे उसको रीड ही नहीं करते और उस पे ना फिर इधर उधर गलत चीजों पे कुछ 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 पूछने लग जाते हैं. तो धीरे धीरे मुझे उनको वो भी समझाना पड़ता है. एक एक वर्ड रीड करो. नौकरी जब होगी ना, पार्टनर एक मैसेज डालेगा, सेंड दिस ईमेल टू क्लाइंट सेइंग दिस, बस. कुछ नहीं क्लैरिफाई करेंगे वो. एक एक वर्ड उनका आपको पढ़ना पड़ेगा, वो क्या कहना चाह रहे हैं. एंड देन शोज योर टैलेंट कि आप समझ गए और आपने उसको इंप्लीमेंट कर दिया. तो ये नोट्स डिटेल में बनाना इज डिजास्टर्स फॉर अ प्रोफेशनल. छोटे छोटे बुलेट्स में बनाओ जैसे मैं बनाती हूँ. इट विल सेव योर टाइम. इट विल ट्रेन योर ब्रेन टू रिटेन थिंग्स हियर. I'll take care of that. Thank you. ओके. One more thing, हाँ जी, ma'am, like हाँ. in June, I have my SEM exams as well. So, FR exam is on, I guess, 6, if I'm not wrong. 7th को है शायद. 7 होगा. 6th है, Then 6th है. ma'am, 6. Okay. So, ma'am, like अगर मेरे clash कर गए तो, आपकी डेट शीट कब आएगी फाइनल? ma'am, maybe in April. April 30th is the last date of booking the exam. आप अगर उससे पहले बुक करते हो और आपकी डेट शीट आ जाती है, आप अपना एग्जाम 30th अप्रैल तक कैंसिल करा सकते हो. आपकी फीस जो आपने पे की है वो आपके एसीसी अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाती है. Okay. So, और ma'am, अगर like तब तक अगर नहीं आए ना डेट शीट, देन ऑल्सो आई विल सजेस्ट कि पेपर को विड्रॉ कर लो. सितंबर में देना फिर. ठीक है, क्योंकि ये टफ कॉल रहेगी रिया. कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम से 20 दिन पहले डेट शीट आती है. या मैम थोड़ा तो रहेगा. और मैम वो टाइमिंग्स risk क्या रहेगा. होती है एग्जाम की? हाँ, टाइमिंग्स क्या होती है? टाइमिंग्स आप चूज करते हो. कई स्लॉट्स होते हैं. आप अगर सेंटर पे जाने वाले हो तो फिर आप चूज करोगे कि एग्जैक्टली मुझे कितने बजे जाना है. वो स्लॉट आप चूज करके यू विजिट द सेंटर एंड गिव द एग्जाम. So मैम लाइक सेम के एग्जाम्स आर लाइक सुबह होते हैं 9:30 to 12:30. अगर बाद वाला स्लॉट होगा तो आई विल टेक दैट. नहीं पर रिया इतने श्योर मत रहना उसमें. कॉलेज से अगर किसी भी हालत से लेट हो गए ना, उसी दिन पेपर दे नहीं पाओगे. तुम मुझसे कॉलेज तो इस 10 चीज के मिनट बारे की में ना दूरी बाद पे है में भी मेरा. पूछ लेना. अभी तुम पढ़ना चालू करो. April 30 बहुत दूर है अभी. ठीक है, हो सकता है उससे पहले डेट शीट ही आ जाए, उस दिन पेपर ही नहीं हो. तो आने दो उसको एक बार. लेट अस क्लैरिफाई दैट फर्स्ट. हर्ष बेटा, यू नीड टू राइट दिस टू द टीम. मैं इसमें बसड़ कर दूंगी. नहीं, तुम्हें मेरे थ्रू तो एक्सेस कभी भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगी. उनको लिख दो, वो कर देंगे. ठीक है, उलझ जाएंगे मेरे मैसेजेस सारे. हाँ रुचिका बताओ. हाय निधि, एक्चुअली मुझे ना 2-3 क्वेश्चंस हैं. वन ऑफ विच इज कि आई एम यूज टू द मैनुअल कैलकुलेटर. ओके, स्क्रीन कैलकुलेटर की प्रैक्टिस होती है वो मुझे बहुत ही मतलब आई डोंट थिंक होगी भी. रुचिका आप सेंटर पे जब जाते हो तो वो वाला कैलकुलेटर अलाउड होता है. मैं तो खुद ही उसी से करती हूँ आज भी. अच्छा, सेंटर पे इट इज अलाउड. ओके ओके, ठीक है ठीक है. ठीक ओके. है. एंड सेकेंडली मुझे ये क्वेश्चन है कि जून 2024 में एग्जाम्स हैं, राइट? एंड अभी मेरा चल रहा है बिकॉज आई एम करेंटली वर्किंग, तो ऑडिट बिजी सीजन चल रहा है. तो मेरे को बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए टू फॉर्मुलेट अ प्लान जिसमें मैं कुछ नहीं पता कि कितनी लीव्स मुझे मिल पाएंगी, कितनी नहीं मिल पाएंगी, कि मैं अकॉर्डिंगली प्लान कर पाऊँ. ऑल्दो आई हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफआर, बट आई वांट टू स्टडी एज आई एम स्टडिंग फ्रॉम स्क्रैच. तो मेरे ये को तो रहा थोड़ी सी. प्लान, ये यही तो है. हाँ आई बट मतलब जैसे मेरे को ये चाहिए कि जो मतलब इट विल बी सफिशिएंट, राइट? मतलब यस, जून टू 110% सफिशिएंट. है ना, विद माय वर्किंग आवर्स लाइक विच आर टिल. So for your working hours, what will specifically apply to you? Rest of the students may be studying during the daytime. You Right. will cover this after you return back from office, or you start your office, or maybe only on weekends. But you have to complete this
बाय 27 मार्च। तो चेक कर लो कितने हैं 27 मार्च तक वीकेंड्स, अपने आप को उसी के लिए इक्विप रखो बस। ठीक है, गॉट इट। You have only 20, 1 week 23rd and 24th. So do one thing, classes को देखना चालू कर दो during weekdays. ठीक है। ब्रेकफास्ट खाते टाइम क्लास चल रही है सामने। हाँ, वो तो आई हैव वर्क फ्रॉम होम twice a week, बस so I बस can. बस बस। So you are saving time in travel. Yeah. Anyways, my office is also 10 minutes, so I am anyways saving time. बट हाँ, मेरे को बस आई जस्ट नीडेड अ बिट ऑफ क्लैरिटी, बिकॉज मेरे को थोड़ा अभी सीए से, जैसे आप मेंशन कर रहे थे ना, लॉट ऑफ फेलियर्स दैट हैव हैपेंड, तो थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है। नहीं तो नहीं, अभी पर कोई थोड़ा, बात नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हमारी हाँ, किस्मत में कई डिग्रियां नहीं होती। बहुत सारे 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो सीए से बार बार फेल हो रहे थे एंड दे क्रैक्ड ऑल ACCA पेपर्स एक एक बार में। कई बार होता है यार, थोड़ा सा अपना सीए का सिस्टम भी ऐसा ही है ना, वो क्लब करना और टोटलिंग एग्जैक्टली 40% 50%। वही, एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा ओके। थैंक यू। देवेश, यस यू कैन गिव द एग्जाम्स फ्रॉम होम आल्सो। मैंने अपने दोनों पेपर होम भेज दिए थे। हरमीत मैम, आई हैव गिवन FR इन दिसंबर। हरमीत, तुम्हें मैंने पढ़ाया क्या? हरमीत, मैंने नहीं पढ़ाया है तो तुम FR क्यों ले रहे हो भाई? हरमीत, कोचिंग ली है पहले कहीं से? बेटा, somebody who has taken coaching from someone else, मेरे को अंदर से ना किडनियों में दर्द होने लग जाता है यार। एक ही पेपर के ऊपर 2 कोचिंग फीस थोड़ी डालेंगे हरमीत। कितना स्कोर आया था पहले? हाउ मच डिड यू गेट व्हेन? हरमीत, ये स्कोर बहुत ज्यादा है यार, ये तो मार्जिन बहुत ज्यादा है। अच्छा, कहाँ से पढ़े थे आप? चैट बॉक्स में लिखना, सिर्फ मुझे ही लिखना, सबको मार्क मत करना। किससे पढ़े थे? और सारी एग्जाम किट वगैरह सब प्रैक्टिस करी थी हरमीत? क्योंकि उनके तो स्टूडेंट्स ज्यादातर तो पास होते हैं। क्या ऐसा तो नहीं था कि खुद को टाइम नहीं मिला, पूरी एग्जाम किट प्रैक्टिस नहीं करी, या एग्जाम वाले दिन नर्वस हो गए? इस तरह का तो कोई रीजन नहीं था? बस तो फिर हरमीत कोचिंग मत लो बेटा। सी, मैंने कल परसों यही कम्युनिटी पोस्ट डाला था यूट्यूब पे। इतनी जल्दी जज मत किया करो। मेरे पास खुद बच्चे बहुत आ जाते हैं कि मैम मैं उनके पास पढ़ के फेल हुआ हूँ। यार मेरे पास भी तो 30% बच्चे फेल हो रहे हैं ना। ठीक है, तो यू हैव अ गुड रीजन कि सेक्शन सी नहीं करा था, तो करो सेक्शन सी, अपनी कमजोरी दूर करो। प्रॉब्ली यू विल पास, यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट अगेन। हरमीत, वापस से कोचिंग के लिए मत आओ। एक ट्रायल दो अच्छे से। अपनी तुम्हारी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है ना, ये मेरी टीम को भेजना एक बार, मैं देखती हूँ। नहीं तुम्हें कोचिंग की जरूरत हो सकता है, खामखा मत। कैसे सीए हो यार तुम लोग? अबे पैसा बचाते हैं सीए। ओके पूजा, पूजा सेंटर बेस पे पेपर मिल जाता है, आप घर से नहीं लेके जाते हो, वो देते हैं। ओके हाँ मैम, अगर होम बेस्ड एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, जैसे मेरा प्लान होम बेस्ड का ही है, क्योंकि सेंटर मुझे पूजा, आपकी आवाज मतलब बिल्कुल भी साफ नहीं आ रही है। चलो पूजा, अपन तो ये जनरल चीज पूछ रहे हैं, इसको सेशन में पूछेंगे। आई नीड टू रश फॉर माय ऑडिट का ओरिएंटेशन आल्सो। आई होप ये इस ओरिएंटेशन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए ना तुम लोगों के? कहीं कोई चीज पेंडिंग तो नहीं रह गई? नो मैम, क्लियर तो हो गया। निताशनी, निताशनी बेटा, ब्लेंडेड का सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर आपने मेरे दिए कैलेंडर से पहले टारगेट अचीव कर लिया तुम आगे बढ़ जाओ। क्लासेस बंद नहीं है कोई सी भी। तुम मेरे से तेज चल सकते हो तो बिल्कुल चलो। ये लाइफ का एक सेटबैक था, जब तक मैं पढ़ाती नहीं थी बच्चा आगे पढ़ नहीं सकता था। अब तो तुम्हारे पास पूरी क्लासेस हैं, खींच दो जितना खींच सकते हो। ठीक है, चलो जी। ओके विश्वास, यू वर सेइंग कि सब क्लियर और क्लियर ना? मैम हाँ वन जी लास्ट मैम। डाउट, जो हाँ, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पेन पेपर पे करें या सारे क्वेश्चंस चाहे 2 मार्कर्स है वो एक्सेल पे ही करें? नहीं, सिर्फ सेक्शन सी को एक्सेल पे करना है। बाकी सारे हम अपने नॉर्मल पेन पेपर पे कर लें। ओके, ठीक है, ठीक है मैम। चलिए जी। सो गाइज, और कोई छोटी मोटी दिक्कतें अगर आ रही हो तो YouTube पे ये एयर होगा बाय टुमारो, बिकॉज रात को 3-4 घंटे बाद में मुझे जूम से ये रिकॉर्डिंग मिलेगी। उसकी थोड़ी सी एडिटिंग करूंगी, थोड़ी सी अपने आप को ठीक ठाक बनाऊंगी, उसके बाद में इसको अपलोड करूंगी। कुछ कंफ्यूजन हो, टीम को भी लिख सकते हो, मेरी YouTube वीडियो पे भी डाल सकते हो। और हरमीत, प्लीज थिंक ट्वाइस और अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट एक बार वहां भेजना। डू नॉट रश फॉर चेंजिंग द ट्यूटर इफ यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड मनी फॉर 1 पेपर्स कोचिंग। वापस नहीं। ठीक है, तो अब जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं या कर चुके हैं, अपन फर्स्ट प्रॉब्लम सेशन वाले दिन मिलेंगे।
उस दिन ACCA ट्रेनर आपके सामने नहीं होंगे, मैं ही होंगी, क्योंकि वो उस दिन सिर्फ 1 ही घंटे की क्लास होगी, क्योंकि आप लोग लेट होंगे 1 या 1.5 घंटे की। इट्स अ वेंसडे और थर्सडे वर्किंग डे है बेसिकली, वेंसडे। तो मैं एक दिन पहले आप लोगों से ग्रुप पे पूछूंगी भाई कितने बजे मिलना है, उतने बजे अपन मिलेंगे, और मैं ही सामने टकराऊंगी। इसलिए कोशिश करके अपने टारगेट्स कंप्लीट रखना, ओके? सेल्स टारगेट कंप्लीट रखना। पढ़ाई के टारगेट। चलो एनीवेज गाइस, आई नीड टू रश क्विकली फॉर ऑडिट। See you all in the first problem session, guys. Bye bye. Take care. Bye, thank you. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye Thank bye. you so Bye, much. ma'am. Bye, Thank ma'am. you.